स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में पोस्टल एनुअल रिपोर्ट 2023-2024 में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को कवर करेंगे। अब ये मत समझना कि एग्ज़ाम को सिर्फ 10-15 दिन है और एनुअल रिपोर्ट अभी आई है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपकी एनुअल रिपोर्ट आई है, तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एनुअल रिपोर्ट जो है वो कैसे होती है, तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की ये एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक विभाग में क्या क्या हुआ, पहले क्या था अब क्या है, यानी कि जैसे पहले कितने पोस्ट ऑफिस थे प्रेजेंट में कितने हैं, पहले कितने डाक सेवा केंद्र थे अब कितने हैं, या पहले कितने ग्रामीण डाकघर थे अब कितने हैं, पहले जो सेवाएं थी उनमें क्या चेंज हुई, जो पहले सेवाएं थी उनमें कौन सी नई सेवा को ऐड किया। तो यही सारा कुछ आता है एनुअल रिपोर्ट में। और साथ में ये भी बताया जाता है कि पहले हमने कितना राजस्व किया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में और इस ईयर का राजस्व कितना है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग उसको बताया जाता है। तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एमटीएस पोस्टमैन या पीएएससी की, या फिर इन एग्ज़ाम्स से जुड़ी हुई आपको बुक्स चाहिए, तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं या बुक भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, कुछ नई चीज़ें या नई सर्विसेज जो ऐड हुई हैं वो भी आज की वीडियो में कवर करेंगे। The Department of Post comes under administrative control of Ministry of Communication. डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो इसमें आपने याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो डाक विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय के पास है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड श्री चंद्रशेखर पेमासनी इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन। अब क्योंकि हमारा विभाग कहीं ना कहीं संचार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो हमें संचार मंत्री और संचार राज्य मंत्री कौन है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे संचार मंत्री, देखिए चेंज तो ये कभी भी हो सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों के लिए खुद से अपडेट रहना है। ये नहीं कि वीडियो में बताया आपने वही कर लिया, चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए यही आपको याद रखना है, हमारे जो प्रेजेंट में संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासनी हैं। The department is headed by the Secretary Department of Post. Government of India is also the chairman of the Postal Service Board. डाक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, डाक विभाग का हेड कौन है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के सचिव डाक विभाग के प्रमुख होते हैं, डाक विभाग को हेड करते हैं। और यही जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैं डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इसको आप करेंगे तो एक तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नई चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो डाक विभाग का नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व करते हैं डाक विभाग के सचिव, सेक्रेटरी करते हैं। और ये जो सेक्रेटरी होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट। डाक विभाग के संचालन से जुड़ा हुआ व्यक्ति या डाक विभाग का संचालन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज, महानिदेशक डाक, डाक विभाग के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। तो डाक विभाग का हेड हो जाएगा सेक्रेटरी, और जो सेक्रेटरी होगा डाक विभाग का वही पोस्टल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। और डाक विभाग का संचालन करने के लिए जिम्मेदार डायरेक्टर जनरल होता है। डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट में, गूगल से आपने ज़रूर कर लेना है क्योंकि बहुत बार ये भी पूछा गया है। The Postal Service Board is the apex management body of the department.
डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, इसमें अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य भी होते हैं। कौन कौन होता है इसमें? डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं। और ये जो एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी होते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक और अतिरिक्त सचिव, ठीक है, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोस्टल सर्विस बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी कौन होते हैं? तो ये होते हैं अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर। The members of board look after the areas of personnel management, postal operations, technology induction and implementation, postal life insurance and investment of postal life insurance funds, banking and DBT, human resources development and planning। अब देखो पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कौन कौन से हैं? एक पर्सनल आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आ जाएगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा, बैंकिंग और डीबीटी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग आ जाएगा। तो डाक विभाग के जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसमें ये 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों के नाम भी आपको गूगल से याद कर लेने हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो 6 सदस्य हैं वो कौन कौन है? पर्सनल प्लानिंग, PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी। तो ये सभी क्या आ जाएंगे? डाक विभाग के पोस्टल सर्विस बोर्ड के 6 मेंबर आ जाएंगे। तो ये आपने याद रख लेना है। एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर हेड्स द इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग ऑफ द डिपार्टमेंट। IFW जो भी फुल फॉर्म आती जाएगी याद रखनी है। इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग को किसके द्वारा हेड किया जाता है? अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार। और ये क्या होते हैं? पोस्टल सर्विस बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी होते हैं। तो ये जो परमानेंट इनवाइटी होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के विभाग के एकीकृत वित्त विंग के प्रमुख भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर किसके हेड होते हैं? इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग के हेड होते हैं। सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड असिस्ट द बोर्ड इन इट्स फंक्शनिंग। और डाक सेवा बोर्ड के सचिव बोर्ड को इसके कामकाज में सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। इन एडिशन चीफ जनरल मैनेजर्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट एंड पार्सल डायरेक्टोरेट एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टोरेट एंड डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स एट हेडक्वार्टर्स प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू द बोर्ड। इसके अलावा व्यापार विकास निदेशालय, पार्सल निदेशालय और डाक जीवन बीमा निदेशालय के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्यालय में, ठीक है, ये तो अलग से हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मुख्यालय में या हेडक्वार्टर में नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो वो आपने याद रखने। महानिदेशक, निदेशक और सहायक निदेशक बोर्ड को आवश्यक कार्यात्मक सहायता भी प्रदान करते हैं। आगे बोर्ड है, सॉरी आपका ये टेबल है, ये आपने PDF से कर लेना है क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस डेवलपमेंट है, फिर CGM है, चीफ जनरल मैनेजर, DVT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DDG, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो ये फुल फॉर्म्स में से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने इनको याद कर लेना है। आगे चलते हैं डिपार्टमेंट के बारे में कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई या कैसे कैसे ये काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद इट्स नेटवर्क ऑफ 1,64,972 पोस्ट ऑफिसेज इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन वर्ल्ड। डाक विभाग अपने 1,64,972 डाकघरों के नेटवर्क के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। कितने डाकघर हैं? 1,64,972। The origin of this modern postal network can be tracked back to year 1727 when the first post office was set up in Kolkata। इस आधुनिक डाक नेटवर्क की उत्पत्ति का पता वर्ष 1727 में लगाया जा सकता है जब कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया था। पहला डाकघर कहाँ पे स्थापित हुआ था? कोलकाता में 1727 में।
सब्सिक्वेंटली जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ क्या होता है? फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है जो हेड ऑफ सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है, या फिर जहाँ पे ऐसे दो डाकघर होते हैं, ऐसे दो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो भी सर्कल प्रमुख के हेडक्वार्टर्स से जुड़ा हुआ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है उसे जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। वह सेटअप इन देन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कोलकाता इन 1774, चेन्नई इन 1786 एंड मुंबई इन 1793। ठीक है, तो कोलकाता में 1727 में पहला डाकघर स्थापित हुआ। उसके बाद जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई। तो तत्काल 3 प्रेसिडेंसी शहरों में, कोलकाता में 1774 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ पे स्थापित हुआ? कोलकाता में स्थापित हुआ। कब इसकी स्थापना हुई? 1774 में। दूसरा चेन्नई में 1786 में, वहां पे इसकी स्थापना हुई। और मुंबई में 1793 में स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। The Indian Post Office Act of 1837 was enacted to bring out अनफॉर्मिटी इन पोस्टल ऑपरेशंस, डाक परिचालन में एकरूपता लाने के लिए 1837 का भारतीय डाकघर अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, पहले स्थापना हुई, फिर 1837 का पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, उसको लागू किया गया। दिस एक्ट वाज फॉलोड बाय अ मोर comprehensive Indian Post Office Act of 1854 which laid the foundation of modern day postal system in the country। फिर उसके बाद इस अधिनियम के बाद, यानी कि जो 1837 का भारतीय डाकघर अधिनियम था, इस अधिनियम के बाद 1854 में अधिक व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम पारित किया, जिसने देश में आधुनिक डाक प्रणाली की नींव रखी। तो हम जो पोस्ट ऑफिस देखते हैं, इनकी शुरुआत 1854 में हुई। ठीक है, पहले 1837 में। देखिए पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कब से हो रही है? यहाँ पे 1727 में हमने किया कि 1727 में पहला डाकघर आया। फिर उसके बाद जनरल पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में। फिर 1837 में क्या हुआ? 1837 में पहला इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया ताकि डाक परिचालन में एकरूपता को लाया जाए। फिर उसके बाद इसमें क्या किया गया? मॉडिफिकेशन की गई, यानी कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस जिस तरह से है उस रूप में 1854 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के बाद आए। इन दिस सेम ईयर रेलवे मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड सी मेल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना। सेम इसी ईयर में 1854 में रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत हुई। बहुत सारे आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आरएमएस की शुरुआत कब हुई, आपको पता नहीं चलता है, कहाँ से याद करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी सेम ईयर, यानी कि 1854 में ही रेलवे मेल सर्विस की भी शुरुआत हुई और इसके साथ सी मेल सर्विस की भी शुरुआत हुई। और सी मेल सर्विस की शुरुआत इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुई थी। फिर उसके बाद ठीक है, अब 2 पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑलरेडी हमारे पास हो गए, 1837 और 1854। फिर हाल ही में हमारा एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 फर्दर स्ट्रेंथन्ड द पोस्टल सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, उसके बाद 1898 में के भारतीय डाकघर अधिनियम ने देश में डाक प्रणाली को और मजबूत किया। ऑन 24 दिसंबर 2023, ठीक है, 1854 के बाद 1898 का इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। फिर उसके बाद 2023 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। तो ये जो लास्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है 24 दिसंबर 2023 को लागू हुआ। द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हैज बीन नोटिफाइड आफ्टर रिसीविंग द असेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 24 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद डाकघर अधिनियम 2023 को अधिसूचित कर दिया गया है। In 1852, the first ever adhesive postage stamp in Asia was issued in Sindh province। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला चिपकने वाला डाक टिकट जो है कब जारी किया गया? 1852 में एशिया में सबसे पहला चिपकने वाला डाक टिकट सिंधे प्रांत में जारी किया गया था। These stamps subsequently became famous as the सिंधे डाक्स। फिर इनको बाद में सिंधे डाक के नाम से भी जाना जाने लगा, यानी कि ये सिंधे प्रोविंस में या फिर सिंधे प्रांत में इनको जारी किया गया था। ये जो फर्स्ट 1852 में पहली बार जो एडिजिव पोस्टेज स्टैंप जारी किए गए थे, इनको सिंधे प्रोविंस में किया गया था। तो इसी वजह से इनको बाद में क्या कहा जाने लगा? सिंधे डाक टिकट के नाम से इनको जाना जाने लगा।
These stamps were in circulation up to June 1866 और ये जो डाक टिकट थे 1866 तक प्रचलन में रहे। 1852 में इनको जारी किया गया और 1866 तक ये प्रचलन में रहे। The first postage stamp valid across the country was issued on 1st October 1854. देश भर में मान्य पहला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया, which provided an affordable and uniform rate of postage based on weight. अब ये जो पहला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया, किसके संबंध में ये फर्स्ट था? जिसने वजन के आधार पर डाक की एक सस्ती और समान दर प्रदान की थी। On 18th February 1911, the world's first airmail flight took off from Allahabad to Naini. फिर 18 फरवरी 1911 को पहली जो हवाई डाक सेवा थी उसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। इसने गंगा नदी को पार करते हुए 18 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली। रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत कब हुई, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एयर मेल सर्विस है, पहला डाक टिकट कब जारी हुआ, जर्नल पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। भाई द कोर एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट इज प्रोसेसिंग, ठीक है, ट्रांसमिशन and delivery of mail and money remittances across the country. There are various other services undertaken by the department for more than a century which include banking and insurance services. विभाग की मुख्य गतिविधि देश भर में डाक और धन प्रेषण की प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन और डिलीवरी है। तो विभाग का जो मेन जो काम है वो क्या है? डाक से संबंधित है या धन प्रेषण की प्रोसेसिंग है, ट्रांसमिशन या डिलीवरी, यानी कि डाक के संबंध में है, या जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट में और सर्विसेज दी जाती हैं धन से संबंधी उनसे। लेकिन इनके अलावा भी पोस्ट ऑफिस ने बहुत सारी बैंकिंग और बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं, तो वो भी हम थोड़ी सी करेंगे। एवर सिंस दी Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, the department has also undertaken the dispersal of direct benefit transfer benefits under various social security schemes launched by the central and state governments, even in remote, rural and inaccessible areas in the country. क्या महात्मा गांधी, जैसे हम मनरेगा जिसे कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने के बाद विभाग ने देश के दूर दराज के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लाभों का भी वितरण किया है। इनके पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो अपना मेन काम था डाक से जुड़ा हुआ या फिर जैसे सेविंग बैंक से जुड़ा हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई लोगों को और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, जिसमें हमारे पास मनरेगा, जैसे मनरेगा है तो उसकी जो डीबीटी आती है वो लोगों तक पहुंचाने का काम डाक विभाग ने किया। A major IT modernization project is currently being implemented in the department with focus on improving operational efficiency of the network. वर्तमान में, ठीक है, आपकी MTS पोस्टमैन के लिए नहीं है, लेकिन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 आया। क्यों आया? ताकि डाक विभाग की जो परिचालन दक्षता है उसमें और अधिक सुधार लाया जाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। और डाक विभाग का विजन क्या है? The products and services offered by Department of Post will be the customer's first choice. तो डाक विभाग का विजन यही है कि डाक विभाग द्वारा जो भी उत्पाद और सेवाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाएं वो लोगों की पहली पसंद बने। कि पोस्ट ऑफिस में अगर कोई सेविंग का अकाउंट है या कोई अन्य अकाउंट है तो वो लोगों की पहली पसंद होना चाहिए, नहीं कि दूसरी पोस्ट ऑफिस में अगर स्पीड पोस्ट है तो उसकी इस तरह से लोगों को वो पसंद आना चाहिए कि दूसरी किसी सर्विस के बारे में वो ना सोचें। तो डाक विभाग द्वारा जो भी उत्पाद और सेवाएं लोगों को दी जाएंगी वो ग्राहकों की पहली पसंद हो, ये डाक विभाग का विजन है। अब मिशन की बात करें, टू सस्टेन इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड टचिंग द लाइव्स ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री। देश के हर नागरिक के जीवन को छूने वाले दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना, ये पोस्टल डिपार्टमेंट का मिशन है। कि डाक विभाग जिस तरह से पूरे भारत में फैला हुआ है, हर एक नागरिक तक पहुंचता है, हर एक नागरिक तक पहुंच रखता है, उसी तरह से अपनी वो स्थिति को बनाए रखे। To provide mail, parcel, money transfer, banking, insurance and retail services with speed and readability.
फिर उसके बाद है मेल, पार्सल, मनी ट्रांसफर, बैंकिंग, बीमा और खुदरा सेवाओं को गति और विश्वसनीयता के साथ प्रदान करे। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑन वैल्यू फॉर मनी बेसिस, उसके बाद ग्राहकों को मूल्य के लिए पैसा आधार पर सेवाएं प्रदान करे। To ensure that the employees are proud to be its main strength and serve its customer with a human touch, यह सुनिश्चित करना, ठीक है, ये भी मिशन है पोस्ट ऑफिस का कि इसके जो कर्मचारी हैं वो खुद को इसकी ताकत समझें, ठीक है, मुख्य ताकत होने पर गर्व महसूस करें कि हम डाक विभाग की मुख्य ताकत हैं, मेन स्ट्रेंथ है और मानवीय स्पर्श के साथ अपने ग्राहकों की सेवा करें, लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखें। To continue to deliver social security services and to enable last mile connectivity as a government of India platform, सामाजिक सुरक्षाएं सेवाएं प्रदान करना जारी रखना तथा भारत सरकार के प्लेटफॉर्म के रूप में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को सक्षम करना, यानी कि डाक विभाग के माध्यम से क्या है, सरकार लोगों तक पहुंच रखती है, लोगों को अलग अलग सेवाएं प्रदान करती है, चाहे वो कहीं भी रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हों। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविंस एज पर द आर्टिकल 2461 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स enumerated in list 1 or the union list in the 7th schedule. Post and telegraph communication is listed at entry number 31 of list 1st of the 7th schedule of the Constitution of India. संवैधानिक और कानूनी प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संसद को 7वीं अनुसूची की सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। डाक और तार संचार भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 31 में प्रतिबद्ध है। क्या डाक और तार संचार भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि नंबर 31 में सूचीबद्ध किए हुए हैं। As such, it is a union subject and parliament has exclusive power to make laws on it. ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, इसमें कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, पोस्टल नेटवर्क की बात करते हैं। डाक विभाग का नेटवर्क, द पोस्टल नेटवर्क ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 23 सर्कल्स। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बार बार हम करते भी हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए डाक विभाग को 23 सर्कलों में बांटा गया है। सर्कल्स आर जनरली कोटर्मिनस with a state with some exceptions such as, सर्किल आमतौर पर कुछ अपवादों के साथ एक राज्य के सह टर्मिनस होते हैं, जैसे मतलब कि एक सर्कल में एक से ज़्यादा राज्य, या फिर हो सकता है एक राज्य के साथ कोई यूनियन टेरिटरी हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और विभाग की जो परीक्षा होती है उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डाक विभाग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए 23 सर्कल्स में बंटा हुआ है। अब देखा जाए कि स्टेट तो ज़्यादा है, सर्कल कम है, इसका मतलब कि एक सर्कल में एक से ज़्यादा स्टेट होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे गुजरात सर्कल की बात की, अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं तो उनमें हमने ये बताया किस तरह से आपको याद करनी है। जैसे यहाँ पे DDG की बात करें, DDG का मतलब G से हो जाएगा गुजरात, D से हो जाएगा दमन और दीव, और D से क्या हो जाएगा दादरा और नगर हवेली। यानी कि DDG क्या है, गुजरात सर्कल का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है। The Gujarat Circle which also administers of the Union Territory of Daman and Diu and दादरा और नगर हवेली। गुजरात सर्कल में गुजरात सर्कल का गुजरात राज्य भी आता है, इसमें दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भी शामिल है। केरला में KL राहुल के नाम से आप इसको याद रखेंगे, जो क्रिकेटर है। K से केरला, L से लक्षद्वीप, तो केरला सर्कल में केरला और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप शामिल है। फिर उसके महाराष्ट्र सर्कल की बात करें तो GM करके आप इसको याद रखेंगे। G से मतलब हो जाएगा गोवा, M से हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सर्कल में क्या क्या आता है, महाराष्ट्र राज्य और गोवा भी इसमें शामिल है। नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्विस की बात करें तो इसमें टोटल 6 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से राज्य शामिल हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। पंजाब सर्कल की बात करें तो विच आल्सो एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। पंजाब सर्कल चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रशासन करता है। तमिलनाडु की बात करें, TP करके याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का प्रशासनिक नियंत्रण देखता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल सर्कल में आपने याद रखना है, इसमें क्या आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा।
क्या वेस्ट बंगाल में सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम के अलावा अंडमान और निकोबार भी आ जाएगा, तो WAS आपने याद रखना है वेस्ट बंगाल, फिर A से अंडमान निकोबार और S से आ जाएगा सिक्किम। जम्मू कश्मीर के लिए भी आपने याद रखना है यूनियन टेरिटरी लद्दाख किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो जम्मू कश्मीर सर्कल के प्रशासनिक नियंत्रण में है। शायद हमने नहीं पढ़ा है ना हमने पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने इसको अभी याद कर लेना है कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू कश्मीर सर्कल के अंडर आएगी। ईच सर्कल इज हेडेड बाय अ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, तो ये तो हमें सभी को पता है कि जैसे पोस्टल सर्कल होते हैं, पोस्टल सर्कल्स का हेड कौन होता है, CPMG। इनके टोटल कितने सर्कल हैं, 23 सर्कल हैं, तो 23 चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो जाएंगे। द सर्कल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजन्स, फिर ये जो सर्कल होते हैं इनको आगे रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। रीजन्स को आगे कंप्राइजिंग ग्रुप्स ऑफ फील्ड यूनिट्स कॉल्ड डिविजन्स, फिर उसके बाद इन्हें आगे डिविजन्स में बांटा गया है। इसमें डिवीजन भी दो तरह के होते हैं, एक पोस्टल डिवीजन होते हैं और दूसरे RMS डिवीजन होते हैं। और रीजन का जो हेड होता है वो कौन होता है, पोस्ट मास्टर जनरल। अब मान लीजिए आपके पास ये क्या है, सर्कल, तो सर्कल में क्या होंगे, अलग अलग आपके पास रीजन होंगे। रीजन्स को आगे फिर से छोटी इकाइयों में डिवाइड किया जाता है जिन्हें डिवीजन कहा जाता है। ये डिवीजन जो होते हैं ये क्या होती है, क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं। ये जो डिवीजन है दो तरह के होते हैं, ये पोस्टल डिवीजन भी होते हैं, ये RMS डिवीजन भी होते हैं। और जो रीजन होते हैं उनका हेड होता है पोस्ट मास्टर जनरल, और जो सर्किल होते हैं उनका हेड हो जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। In the circles and regions, there are other functional and sporting units like postal and circle stamp depots and mail motor service. Mail motor service की शुरुआत कब हुई, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल आपने फिर ध्यान से देख लेनी है। सर्किल और क्षेत्रों में, यानी कि जो सर्किल और रीजन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होते हैं आपके सर्कल स्टैम्प डिपो, मेल मोटर सर्विस, तो इस तरह की और फंक्शनल और स्पोर्टिंग यूनिट्स भी होती हैं, यानी कि वो क्या करती हैं, काम करने वाली इकाइयाँ होती हैं। There are 23 postal account offices in department headed by SAG, GAG level officers. अब यहाँ पे बात की गई है पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस की। डाक विभाग में टोटल 23 सर्कल है, 23 ही पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस हैं। दे आल्सो वर्क एज द इंटरनल फाइनेंस एडवाइजर टू चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, तो जो इन पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस के हेड होते हैं जो कि SAG या JAG लेवल के ऑफिसर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि CPMG के आंतरिक वित्त सलाहकार के रूप में काम करते हैं। Post offices in the country are categorized into head post office, sub post office and branch post offices. फिर देश भर में डाकघरों को मुख्य डाकघर या प्रधान डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघर के रूप में वर्गीकृत किया है। तो डाकघरों के कितने वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। सबसे उप श्रेणी का, ठीक है, ये तो बार बार करते हैं, इनको बार बार नहीं आगे करेंगे। तो इतना है कि हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज आर मोस्टली लोकेटेड इन रूरल एरियाज एंड आर मैनेज्ड बाय ग्रामीण डाक सेवक्स। तो जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में स्थित होते हैं और ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। दिस पोस्ट ऑफिसेज आर डिपार्टमेंटल ऑफिसेज लोकेटेड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जो सब पोस्ट ऑफिस होते हैं ये विभागीय कार्यालय होते हैं, रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में ये स्थित हो सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। हेड पोस्ट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज मोस्टली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और जो मुख्य डाकघर होते हैं ज़्यादातर जिला स्तर पर या महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों में ही स्थित होते हैं। तो जिला स्तर पर स्थित होते हैं, जैसे हमारे पास की कोई स्टेट है उसके अलग अलग ज़िले हैं, तो जिला स्तर पर ये हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका ज़िला वहाँ पे हो सकता है, यानी कि एक ज़िले में एक हेड ऑफिस हो सकता है, इस तरह से होता है। Apart from 23 circles, Army Postal Service is there to take care of postal service needs of armed forces. 23 सर्कल्स के अलावा सेना डाक सेवा सशस्त्र बलों की डाक सेवा आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए, यानी कि 23 सर्कल तो हैं जिनमें डाक विभाग बंटा हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से क्या अगर हम कहें देश को 23 सर्कल्स में बांटा हुआ है। इसके अलावा
आर्म्ड फोर्सेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक और पोस्टल सर्विस है या सर्कल है जिसे कहा जाता है आर्मी पोस्टल सर्विस। इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देखो, डाक विभाग किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर करता है। लेकिन जो आर्मी पोस्टल सर्विस है ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। APS इज डेजिग्नेटेड एज द बेस सर्कल। APS को बेस सर्कल के नाम से जाना जाता है या बेस सर्कल इसको कहा जाता है। इट इज हेडेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल। इसका नेतृत्व मेजर जनरल के पद पर सेना डाक सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा किया जाता है। APS का हेड कौन होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि आर्मी पोस्ट ऑफिस में आर्मी में उसका रैंक होता है मेजर जनरल का। Officers cadre of Army Postal Service is drawn on deputation from the Indian Postal Service। इस सेना डाक सेवा के अधिकारी का जो कैडर होता है वो भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। Nearly 75% of other ranks of Army Postal Service are also drawn from the Department of Post and the remaining personnel are recruited by Army। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों का लगभग 75% भी डाक विभाग से लिया जाता है। ठीक है, सेना डाक सेवा में जो अन्य रैंकों के कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों का 75% डाक विभाग से यानी कि डाक विभाग के एम्प्लॉइज को लिया जाता है और बाकी जो 25% बच जाता है वो आर्मी द्वारा भर्ती किया जाता है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो भी अपडेशन हुई है वो आपने याद कर लेनी है। पोस्टल सर्कल कितने हैं? 23 हैं। पोस्टल रीजन्स की बात करें 54 हैं। फिर उसके बाद पोस्टल डिविजन्स की बात करें 462 हैं। पोस्टल अकाउंट ऑफिसेज हमने अभी किया 23। सर्कल स्टैंप डिपो की बात करें सिर्फ एक है। पोस्टल स्टोर डिपोज की बात करें 26 हैं। रेलवे मेल सर्विसेज डिविजन्स की बात करें RMS डिवीजन या मंडलों की बात करें 69 हैं। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर 6 हैं। कहाँ पे हैं वो हम बार बार कर चुके हैं। पोस्ट ऑफिसेज की बात करें 1,64,972। रूरल पोस्ट ऑफिस की बात करें 1,49,478। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,64,972 डाकघरों में से जो ग्रामीण डाकघर है वही 1,49,478 हैं। अर्बन पोस्ट ऑफिसेज या शहरी डाकघरों की बात करें 15,494। हेड पोस्ट ऑफिसेज की बात करें 810 हैं। सब पोस्ट ऑफिसेज की बात करें 24,271। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज की बात करें 1,39,891 हैं। डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज की बात करें 1,51,813 यानी कि वितरण का काम करने वाले। इसके अलावा नॉन डिलीवरी भी कुछ पोस्ट ऑफिस होते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिसेज की बात करें 119 है, 119 है। सॉर्टिंग हब्स की बात करें 94 है। कंट्रीज कवर्ड अंडर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आने वाले देश। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट क्या हो जाएगी? जिसका विदेशी देशों के साथ आदान प्रदान किया जाता है, तो इसमें टोटल 100 देश आ जाएंगे। कंट्रीज कवर्ड अंडर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आने वाले देश कितने हैं? 6 हैं। लेकिन किसके लिए? फॉर डॉक्यूमेंट्स ओनली। एवरेज पर्सन सर्व्ड पर पोस्ट ऑफिस, प्रति डाकघर औसत सेवित व्यक्ति 8415 यानी कि एक डाकघर 8415 व्यक्तियों को एवरेज सेवा प्रदान करता है। एवरेज रूरल पर्सन सर्व्ड पर रूरल पोस्ट ऑफिस, प्रति ग्रामीण डाकघर औसत सेवित ग्रामीण व्यक्ति की बात करें 6030 हैं। एवरेज अर्बन पर्सन सर्व्ड पर अर्बन पोस्ट ऑफिस, शहरी डाकघर के अनुसार सेवा प्राप्त औसत शहरी व्यक्ति 31,422 यानी कि अगर एक शहर में एक पोस्ट ऑफिस है तो वो लगभग 31,422 लोगों को सेवा प्रदान करता है। एवरेज एरिया सर्व्ड बाय अ पोस्ट ऑफिस, डाकघर द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाला औसत क्षेत्र तो 19.93 स्क्वायर किलोमीटर क्या वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सेवा प्रदान करता है। यानी कि अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एवरेज ऑन एन एवरेज आप इतने किलोमीटर एरिया को सेवा प्रदान कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कुछ बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल सिंस 1882 टू रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
डाकघर बचत बैंक सुविधा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत कब हुई? 1882। तो 1882 से देश के सुदूर कोने तक उपलब्ध है। सुदूर क्या होता है? मतलब दूर, बहुत दूर, कहीं कोने में, भारत के किसी कोने में, कहीं बॉर्डर पे, वो सारी जगह आपको कवर करते हैं ये पोस्ट ऑफिस। आपको हर एक जगह पे ये फैसिलिटी दी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेट्स POSB स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से POSB योजनाओं का संचालन करता है। सिंस द लास्ट 10 years, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑपरेशंस हैव बीन मेड fully online and anytime anywhere. Banking using mobile internet banking and ATM has been made available to citizens. अब पहले क्या होता है, सारा ऑफलाइन काम हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से POSB संचालन पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है और नागरिकों को मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और ATM का उपयोग करके कहीं भी और कहीं भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने का मौका दिया जाता है। यानी कि आप कहीं भी जाके कभी भी पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ATM है, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करंटली ऑफर्स फॉलोइंग 10 स्मॉल सेविंग स्कीम्स। डाक विभाग वर्तमान में निम्नलिखित 10 लघु बचत योजनाओं को प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले हम 7-8 सर्विसेज के बारे में करते थे कि सेविंग है, RD है, TD है, MIS है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 10 तरह की सेवाएं आपको प्रदान की जाती हैं पोस्ट ऑफिस में। कौन कौन सी सेवाएं हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक रिवीजन सा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेविंग स्कीम्स का। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात करें, डाकघर बचत खाते की बात करें, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपन बाय अ सिंगल पर्सन और एज अ जॉइंट अकाउंट 2 adults। अपडेटेड की बात करें, 3 adults हैं विद अ मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹500। अब देखो यहाँ पे भाई, जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं आपको भी पता है साइट पे अपडेट होने को समय लगाती हैं। अब ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट में भी ये नहीं दिया गया कि अपडेटेड भाई 3 अडल्ट हैं, क्योंकि आपको देखना है जो भी आपके SB ऑर्डर आते हैं उनमें भी बहुत सारी अपडेट्स होती हैं, वो भी आपको डाक विभाग की अपडेट्स के बारे में बताता है। तो एक आपकी SB ऑर्डर में ये जो आपका सेविंग अकाउंट है, जिससे पहले 2 वयस्क मिलकर आपस में खोल सकते थे, उसको 3 वयस्क कर दिया गया, लेकिन अब तक कहीं भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो इसको आप 500 रुपये की राशि के साथ खोल सकते हैं। दिस अकाउंट हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ रेगुलर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। इस खाते में नियमित जमा और निकासी की आपको सुविधा मिलती है। इसके साथ आपको ATM, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलती है 30/6/2024 तक। अब देखो, प्रेजेंट में भी यही आपके इंटरेस्ट रेट है, ये मैं समझना 30/6/24 तक ही है, उसके बाद भी यही इंटरेस्ट रेट चले आ रहे हैं। सेविंग के ऊपर आपको 4% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इंटरेस्ट अर्नड अप टू 10,000 अर्नड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित 10,000 रुपये तक का ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत कर योग्य आय से छूट प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं, RD खाता। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपनड बाय अ सिंगल पर्सन और एज अ जॉइंट अकाउंट अप टू 3 adult। RD अकाउंट या सिंगल पर्सन कोई खोल सकता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर मिलकर खुलवाना चाहते हैं 2 खोल सकते हैं, और मैक्सिमम 3 अडल्ट आपस में मिलकर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम इसमें आपको 100 रुपये जमा करने होंगे, यानी कि 100 रुपये के हिसाब से आपको इसमें किश्त देनी होगी, बनानी होगी। इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो 10 रुपये के मल्टीपल में आगे कर सकते हैं, जैसे कि 110, 120, 130, इस तरह के 10 रुपये के मल्टीपल में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो अकाउंट है 5 वर्ष की अवधि के लिए खुलेगा। अकाउंट मैच्योर होने पर फर्दर आप इसको 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम बार बार कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट ज़रूर याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो अकाउंट है इसको आप 3 वर्ष के बाद, जब आपने अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करने के 3 वर्ष के बाद आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, और खाता खोलने के 1 वर्ष के बाद आपको ऋण की सुविधा भी मिल जाएगी। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, आपने 12 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको रेगुलर जमा किया हो। इसमें जो करंट इंटरेस्ट रेट है 6.7% के हिसाब से आपको दिया जाता है। कैसे वो कंपाउंड होता है वो भी हम कर चुके हैं। NSC के बारे, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कैसे खोला जा सकता है, या तो सिंगल खोल सकते हैं, डबल या फिर ट्रिपल, यानी कि 3 अडल्ट आपस में मिलकर
टाइम डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट जो है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि के लिए खोला जा सकता है। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और 1000 रुपये से ज़्यादा करना हो तो 100 रुपये के मल्टीपल में कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कोई भी नहीं है। आप चाहे 10 करोड़ कर दो, चाहे 50 करोड़ कर दो, लिमिट कोई नहीं है। द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1, 2, 3 एंड 5 ईयर्स, तो इसमें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष के टीडी खाते के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है। तो बात करें अगर हम 1 वर्ष के टाइम डिपॉजिट अकाउंट की, तो इसमें 6.9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष के टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें 7%, या फिर हम बात करें 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट खाते की 7.1%, या फिर बात करें 5 वर्ष के टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात तो इसमें 7.5% इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। इंटरेस्ट की पेमेंट आपको एनुअली की जाती है, कंपाउंड कैसे किया जाता है वो आपको देख लेना है। टीडी अकाउंट्स कैन बी क्लोज्ड प्रीमैच्योरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स। तो ये जब हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की थी वहाँ पे मैंने बताया था कि जो 5 वर्ष के टाइम डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, एक डेट आपको बताई थी, उस डेट पर या उस डेट के बाद अगर खोले जाएँ तो उनको 4 वर्ष की अवधि से पहले आप प्रीमैच्योर क्लोज नहीं कर सकते। अदरवाइज आपका 2, 3 या 1 वर्ष का, ठीक है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट है तो आप उसको 6 महीने के बाद बंद कर सकते हैं। 2, 3 या 5 वर्ष का तो 1 साल के बाद वो बंद होगा। फिर बात करें MIS की, मंथली इनकम स्कीम की, तो मंथली इनकम स्कीम में भी क्या हो सकता है, सिंगल पर्सन ज्वाइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो 3 अडल्ट मिलकर आपस में से ओपन कर सकते हैं। अब इसमें जो अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो मिनिमम आपको 1000 रुपये का डिपॉजिट करना होगा। MIS अकाउंट अगर आपने ओपन करना है मिनिमम 1000 रुपये का। इससे ज़्यादा के लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सिंगल पर्सन अगर अकाउंट ओपन कर रहा है, सिंगल अकाउंट आपका 9 लाख रुपए का, ज्वाइंट अकाउंट मैक्सिमम 15 लाख रुपए का आप ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.4% एनुम के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर दिया जाता है। अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमैच्योरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अब ये जो MIS का अकाउंट है, आप इसको खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने के बाद समय से पहले बंद कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो लिमिट है 30 लाख। मिनिमम जो इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है 1000 रुपये। कौन व्यक्ति इसको खोल सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या फिर अगर कोई भी क्या है डिफेंस सर्विस से रिटायरमेंट लेके आता है तो 50 वर्ष की आयु के बाद, या फिर अगर हम बात करें कोई भी सिविलियन है वो रिटायरमेंट लेके आता है तो 55 ईयर की एज, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा नहीं दिया है तो हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वो कर रखा है। इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है, 8.2% पर एनुम के हिसाब से दिया जाता है। और इसमें जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट दी जाएगी वो कैसे दी जाती है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी मिल जाती है। जो आप अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के किसी भी समय बाद, क्या आपने आज अकाउंट ओपन किया चाहे आप इसको कल ही बंद कर लो, इसमें कोई भी अलग से लिमिट नहीं है। PPF अकाउंट की बात करें तो PPF अकाउंट जो है सिंगल ही पर्सन के द्वारा खोला जा सकता है, इसमें जॉइंट अकाउंट का कोई सिस्टम नहीं है। अब ये 15 वर्ष की अवधि के लिए खोला जाता है। मिनिमम इसमें बात करें 500 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट स्कीम है, यानी कि 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको खोला जाता है। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑन अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹500 टू अ टोटल मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें क्या रहता है, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट प्रदान आपको की जाएगी। एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा एक ही PPF अकाउंट ओपन किया जा सकता है, चाहे पोस्ट ऑफिस में कर लें चाहे बैंक में कर लें। फिर इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी क्या होता है, उसमें भी आपको ब्याज, आयकर, जो ब्याज मिलेगा वो आयकर से मुक्त होता है। लोन भी आप इसके ऊपर ले सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट की बात करें 7.1% पर एनुम के हिसाब से दिया जाता है।
सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी बच्ची के नाम पर खोला जा सकता है जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक परिवार में मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए खोल सकते हैं। अगर ट्रिपलेट्स हो जाती हैं, ट्विन्स हो जाती हैं, ऐसे मामलों में 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। मिनिमम 250 रुपये की राशि से इसको खोला जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और खाता खोलने की तारीख से लेके 15 वर्ष पूरे होने तक इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। और मैच्योरिटी की बात करें खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें 8.2% पर एनुम है। इंटरेस्ट जो भी आपको इसमें दिया जाएगा अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा। अब कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कुछ होता है कि जो आपने डिपॉजिट किया उसमें भी आपका टैक्स लगेगा, कुछ में आपका इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, कुछ में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। ठीक है, मैच्योरिटी यहाँ पे बता दी कि कब हो जाएगी। आगे चलते हैं, एनएससी की बात करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कैन बी परचेज इंडिविजुअली, आप इसको इंडिविजुअली ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं या किसी नाबालिग या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऐसे व्यक्ति की ओर से भी ले सकते हैं जिसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना क्योंकि 1000 रुपये आएगा। तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कोई भी नहीं है। ईयरली डिपॉजिट की बात करें तो 1.5 लाख रुपये। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको एक बार छोड़ दीजिए, इसको आपने गूगल से कर लेना। एक बार इंटरेस्ट रेट इसका देख लेना 7.7% है। किसान विकास पत्र की बात करें तो किसान विकास पत्र जो है उसको भी मैक्सिमम 3 अडल्ट आपस में मिलकर ले सकते हैं और इसमें मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 7.5% है जो कि एनुअली कंपाउंड किया जाता है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो किसान विकास पत्र जो है 115 महीनों में यानी कि 9 साल 7 महीनों में डबल हो जाते हैं। केवीपी को आप 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल के बाद समय से पहले भी कैश करवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1/4/2023 को इसकी शुरुआत हुई। इसमें किसी भी महिला के लिए अकाउंट ओपन किया जा सकता है और माइनर लड़की के लिए भी ये अकाउंट अभिभावक के द्वारा ओपन किया जा सकता है। अब इसमें जो भी आपके पास अकाउंट ओपन किए जाएंगे 31/3/2025, 1/4/2023 से लेके 31/3/2025 के बीच में अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। अ मिनिमम ऑफ ₹1000 and any sum in multiple of 100 rupees may be deposited in account and no subsequent deposit is allowed। तो ये भी क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है। मैक्सिमम इसमें 2 लाख जमा कर सकते हैं, मिनिमम 1000 से ज़्यादा करना है, 2 लाख से कम करना है तो 100 रुपये के मल्टीपल में कर लो। लेकिन एक ही बार डिपॉजिट होगा, जो आपने अकाउंट ओपन कर दिया, अगर 1000 का कर दिया तो 1000 रुपये का ही रहेगा। दूसरा, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो इस अकाउंट के खुलने और दूसरे अकाउंट के खुलने के बीच में 3 महीने का गैप होना चाहिए। कुल मिला के आप चाहे जितने मर्जी अकाउंट ओपन कर लें 3-3 महीने के गैप पर, लेकिन इनमें सभी में जो डिपॉजिट होगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 7.5% पर एनुम के हिसाब से लिया जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल भी आप इसमें ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? तो खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद जो भी आपके खाते की राशि होगी उसका अधिकतम 40% आप विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये जमा किए तो आप इसमें से 400 रुपये मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, न्यू इनिशिएटिव्स अंडरटेकन, नई जो पहले की गई कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब ये मैं समझना भाई आपके एमटीएस या पोस्टमैन के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Department has implemented anytime, anywhere core banking in all 1.65 lakh post offices and more than 26 crore POSB accounts are being operated on the Finacle CVS platform। विभाग ने सभी 1,65,000 लगभग इतने डाकघर जो हैं कहीं भी कोर बैंकिंग मतलब कहीं भी और कभी भी कोर बैंकिंग लागू की और 26 करोड़ से अधिक पीओएसबी खाते फाइनेकल सीवीएस प्लेटफॉर्म पर संचालित किए जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एटीएम के बारे में, The first ATM service of department was inaugurated at त्यागराज नगर हेड पोस्ट ऑफिस इन चेन्नई in 2014। डाक विभाग की पहली एटीएम सेवा का उद्घाटन 2014 में चेन्नई के त्यागराय नगर प्रधान डाकघर में किया गया था।
प्रेजेंटली 1000 ATMs आर फंक्शनिंग ऑल ओवर कंट्री। वर्तमान में पूरे देश में लगभग 1000 ATM काम कर रहे हैं। दीज ATMs बिकेम इंटरऑपरेबल विद बैंक्स फ्रॉम 31 दिसंबर 2016। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय डाक विभाग के जो ATM थे अन्य बैंकों के ATM के साथ कब से अंतर संचालित हुए? 31/12/2016 को हुए। फिर डाक विभाग ने ATM का प्रबंधन 30/8/2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सौंप दिया है। अब IT मोनेशन प्रोजेक्ट 2.0 जिन्होंने किया उन्हें पता होगा कि डाक विभाग के जो ATM थे अब उनका संचालन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करेगा, और ये जो प्रबंधन है IPPV को 30 अगस्त 2022 को सौंपा गया। ई बैंकिंग की बात करें, द डिपार्टमेंट हैज़ प्रोवाइडेड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स फ्रॉम 14th December 2018 and the same has been extended to the branch post office saving account holders। ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान की गई और इससे शाखा डाकघर बचत खाता धारकों तक भी विस्तारित किया गया। ठीक है, ई बैंकिंग की शुरुआत कब से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 14/12/2018 को ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी गई और फिर इसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो खाता धारक थे उन तक भी पहुंचाया गया, उनको भी ये सुविधा प्रदान की गई। अब जो इंटरनेट बैंकिंग है भाई, इसका यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो करवाया है, ठीक है, हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने ई बैंकिंग किया, ATM के बारे में किया, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कौन कौन से प्रकार के उसमें अकाउंट होते हैं, वो प्रीमियम अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, बेसिक अकाउंट है, जो भी मर्चेंट अकाउंट है, कौन से अकाउंट होते हैं, वो उसमें सारी चीज़ों को हमने किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2023-24 की रिपोर्ट है तो इसमें सिर्फ अपडेशन होगी 31 मार्च 2024 तक, लेकिन वो जो वीडियोस आपको करवाई हैं उनमें अपडेशन है 1-2 महीने के बैक तक, यानी कि अगर अगस्त मंथ चल रहा है तो उसमें जून जुलाई तक की जो भी अपडेशन थी उनको डाला हुआ है। तो आपने इसको याद करने के बजाय बेहतर है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में IPPV की जो वीडियोस आपको दिए हैं उनको आप प्रेफर करें, उनसे याद करें। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं उनकी तरफ ही ध्यान देंगे ज़्यादातर। तो पैन वैलिडेशन की बात करें, पैन वैलिडेशन थ्रू NSDL वाज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जनवरी 2022 इन FNACL। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस की बात करें तो ये भी हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस में क्या होता है, एक यूज़र से ये एक सोर्स से पेमेंट चलती है, बहुत सारे एंड यूजर्स के खाते में पहुंच जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, 15 RBI लोकेशंस, ठीक है, उसमें देख लेना 15 RBI है, 21 SBI, कुछ ऐसा करके उन लोकेशंस के नाम आपको दिए हुए हैं, PDF में भी दिए, वीडियो में भी करवाएं, तो वो आपने लोकेशंस के नाम भी याद करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होती क्या है उसके बारे में भी कर लेना है। आगे चलते हैं, ई पासबुक फैसिलिटी। E-passbook facility has been launched on 12th of October 2022 for customers for accounts balance inquiry and get mini statement। ई पासबुक सुविधा, यह सुविधा ग्राहकों के लिए खाते की शेष राशि की जांच और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए 12/10/2022 को शुरू की गई थी। ई पासबुक फैसिलिटी क्या होती है, कस्टमर्स को उनके अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए इसको लॉन्च किया गया 12/10/2022 को। आगे चलते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी सोल्यूशन थ्रू नेफ्ट वाज एम्प्लॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर संचालन, नेफ्ट के माध्यम से अंतर संचालन समाधान को लागू किया गया। नेफ्ट फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस में कब इंट्रोड्यूस हुई, 18/5/2022 को। RTGS वाज आल्सो डिप्लॉयड, और इसके साथ RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेफ्ट क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो RTGS को भी क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया। तो इसमें आपका जो IFSC कोड बनाया गया डाक विभाग का, ऑल ओवर इंडिया एक ही डाक विभाग का IFSC कोड है, वो है क्या है, IPOS 4x0 DOP। इसी तरह से जो IPPV का IFSC कोड वो क्या है, IPOS 6x01, तो वो भी आपने याद रखना है। और डाक विभाग का जो IFSC कोड है वो क्या है, IPOS 4x0 DOP है। और इसको कब डिप्लॉय किया गया RTGS को, 31/5/2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिस्टम बेस्ड इशुएंस ऑफ कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स अक्रॉस दी अकाउंट्स का, ये PA के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है ना, पहले इंटरेस्ट रेट के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो नहीं मिलते थे, लेकिन अब उसके लिए भी ऑप्शन आपको मिल गई है।
restriction to link one mobile number with maximum of 5 customer information file has been implemented। अब पहले क्या होता था, 5 कस्टमर आईडीज के साथ एक ही फ़ोन नंबर चल जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपको अगर एक एफआईडी बनानी है, अलग से उसके लिए फ़ोन नंबर चाहिए, उसके साथ एक्स्ट्रा कोई नंबर आप ऐड नहीं कर सकते। जन सुरक्षा स्कीम्स की बात करें, अब जन सुरक्षा स्कीम में क्या क्या आ जाएगा। जन सुरक्षा स्कीम में आपकी अटल पेंशन योजना है, जन सुरक्षा स्कीम में आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। जन सुरक्षा स्कीम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों को 7/9/2015 को सभी सीवीएस पोस्ट ऑफिस में लॉन्च किया गया। जितने भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाले पोस्ट ऑफिस थे वहां पर इनको लॉन्च किया गया। दी स्कीम्स आर अवेलेबल टू ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स। डाकघर में जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के खाता धारक थे उन सभी के लिए इनको उपलब्ध करवाया गया। या कौन सी एज इसके लिए चाहिए तो वो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कर भी चुके हैं। अटल पेंशन योजना की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना was launched in 808 CVS head post offices from 1st December 2015, which is further extended to more than 20,000 CVS sub post offices with NPS Light Collection Center registration। अटल पेंशन योजना 1 दिसंबर 2015 को 808 सीवीएस प्रधान डाकघरों में शुरू की गई। ठीक है, सब पोस्ट ऑफिस का कहीं पे भी नाम नहीं है, 808 प्रधान डाकघरों में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, प्रधान डाकघर वैसे भी हमने ऊपर किया कितने 810 के करीब है, तो 808 सीवीएस प्रधान डाकघरों में इसे शुरू किया गया। बाद में इसे 20,000 से अधिक सीवीएस उप डाकघरों में भी बढ़ा दिया गया। तो फिर उसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम। डाक विभाग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक उपस्थिति बिंदु, यानी कि अगर आपको एनपीएस से जुड़ा हुआ कुछ भी काम है तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए आपकी हेल्प करता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 18 to 70 ईयर्स कैन ज्वाइन एनपीएस। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में है वो एनपीएस में शामिल हो सकता है। द पेंशन कंट्रीब्यूशन आर invested in various schemes by different pension fund managers appointed by Pension Fund Regulatory and Development Authority as per the preference of subscriber। पेंशन अंशदान को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त विभिन्न पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा ग्राहक की पसंद के अनुसार विभिन्न योजनाओं में निवेश किया जाता है। द फैसिलिटी टू ओपन अ पेंशन अकाउंट अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल एट ऑल हेड पोस्ट ऑफिस इन कंट्री। एनपीएस का खाता खोलने के लिए या नेशनल पेंशन सिस्टम का खाता खोलने के लिए सुविधा आपको कहाँ पे मिलेगी? डाकघर में आपको सुविधा मिलती है, लेकिन कहाँ पे? सभी प्रधान डाकघरों में ये सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर डाक विभाग के माध्यम से एनपीएस का अकाउंट लेना चाहता है तो ये पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस में लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग एनपीएस थ्रू ऑनलाइन मोड विद इफेक्ट फ्रॉम 26 अप्रैल 2022। विभाग ने 26/4/2022 से ऑनलाइन मोड के माध्यम से एनपीएस प्रदान करना शुरू कर दिया है। आगे चलते हैं पीएम केयर्स के बारे में। तो पीएम केयर्स के बारे में भी हम कर चुके हैं। पीएम केयर क्या होता है? तो पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन 2021 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गैजेट नोटिफिकेशन डेट 6 अक्टूबर 2021। बच्चों के लिए पीएम केयर योजना 2021 को भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय राजपत्र अधिसूचना दिनांक 6/10/2021 के माध्यम से इसको पेश किया गया। अब ये जो है आपकी पीएम केयर्स फॉर स्कीम किसके लिए? तो कोविड-19 के दौरान 11/3/2020 से लेके 31/12/2021 तक जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता या जो भी उनके पेरेंट थे उनको खो दिया, या जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, या लीगल गार्डियन जो भी थे उनको खो दिया, उनके लिए इसको शुरू किया गया। इस स्कीम में क्या किया गया? Each identified child is in such a manner that the corpus for each child become 10 lakh rupees at the time of attaining 18 years of age। तो जिस भी बच्चे की आयु 18 वर्ष थी उसके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम योजना का ये खाता खोला गया। इस तरह से इस खाते को खोला गया कि जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो उसके खाते की राशि 10 लाख रुपए हो जाएगी। फिर 18 वर्ष की आयु से लेकर 23 वर्ष की आयु तक जैसे एमआईएस में इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से इस 10 लाख रुपए की राशि पर भी उस
उस बच्चे को जिसकी आयु 18 वर्ष से अब ज़्यादा हो चुकी है उसको वो पैसे मिलते रहेंगे, और जब उसकी आयु 23 वर्ष हो जाएगी तो उसको ये 10 लाख रुपए की राशि दे दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, this scheme being operated only by post offices in country for eligible children in coordination with the district administrations। यह योजना देश भर के केवल डाक घरों द्वारा पात्र बच्चों के लिए जिला प्रशासन के समन्वय से संचालित की जा रही है। 4515 सच अकाउंट्स हैव बीन ओपनड। इस तरह के 4515 अकाउंट खोले जा चुके हैं। फिर उसके बाद है दी फॉलोइंग न्यू इनिशिएटिव्स वर आल्सो अंडरटेकन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुछ जो नई पहलें की गई वो क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप MIS अकाउंट, SCSS अकाउंट और महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो पहले 15 लाख आप कर सकते थे, सीनियर सिटीजन में उसको 30 लाख रुपए कर दिया गया। MIS में पहले जो सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते थे उसको 9 लाख रुपए कर दिया। फिर उसके बाद जॉइंट अकाउंट में जिसमें आप 9 लाख रुपए जमा कर सकते थे उसकी लिमिट को 15 लाख रुपए कर दिया गया। फिर उसके बाद इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल अक्रल ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिमांड टू द अकाउंट होल्डर, खाता धारक को मांग पर ब्याज के वार्षिक उपार्जन पर प्रमाण पत्र जारी करना, ये चीज़ ऐड की गई। प्रमोशन ऑफ नेफ्ट और RTGS फैसिलिटी फॉर फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। बैंक खाते से लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि और डाकघर बचत खाते में धन हस्तांतरण के लिए नेफ्ट और RTGS सुविधा को बढ़ावा दिया गया। फिर उसके बाद देखिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन में SSA के लिए सब कुछ था, लेकिन उसमें विड्रॉल करने की फैसिलिटी नहीं थी, उसको भी ऐड किया गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में क्या बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। डाकघर जो है 2 प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज देता है। वैसे तो पॉलिसीज के टाइप की बात करेंगे तो 6 आ जाएंगे, लेकिन 2 तरह की आपको इंश्योरेंस स्कीम देता है। एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत 1884 में हुई। किसके लिए हुई, कब इसको बढ़ाया गया, ये वो सारी चीज़ें आपने वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से देखनी है। यहाँ पे इतना इसमें डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बोनस रेट आपको यहाँ पे ज़रूर अच्छे से याद कर लेने हैं। बोनस रेट की बात करें, रेट ऑफ बोनस पर ₹1000 सम एश्योर्ड पर एनुम, प्रति वर्ष प्रति 1000 बीमित राशि पर आपको कैसे बोनस दिया जाएगा। होल लाइफ एश्योरेंस की बात करें, संपूर्ण जीवन बीमा की बात करें, PLI में 76 रुपीज़ पर 1000 पर एनुम के हिसाब से दिया जाता है। RPLI की बात करें 60 रुपीज़ पर 1000 पर एनुम के हिसाब से दिया जाएगा। एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें तो एंडोमेंट एश्योरेंस में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 52 रुपीज़ पर 1000 पर 100 पर एनुम के हिसाब से दिया जाएगा, और RPLI में 48 रुपीज़ पर 1000 पर एनुम के हिसाब से दिया जाएगा। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें 48, 45 आपने याद रखने हैं। अब देखिए आपकी जो होल लाइफ एश्योरेंस है, इसके बाद कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस होती है, उसको आपका याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस को एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी बन जाएगी, तो उसके लिए आपको ये बोनस दिया जाएगा। अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एंडोमेंट एश्योरेंस में चेंज कर लेते हैं, तो आपको ये बोनस रेट दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्स्ट्रा से याद नहीं करने कि उनके लिए आपको क्या इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ बिन सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद द विजन टू बिल्ड द मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर कॉमन मैन इन इंडिया। अब जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसको खोलने का जो उद्देश्य है वो क्या था, तो इस डाक विभाग के तहत भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफ़ायती और विश्वसनीय बैंक बनाने के उद्देश्य से की गई है। The fundamental mandate of IPPB is to remove barriers for the unbanked and underbanked and
रीच द लास्ट माइल लिवरेजिंग अ नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में हम इसको भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम IPPV की एक अलग से एक नहीं 3-4 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें IPPV के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको दिया हुआ है, तो वो आपने वहाँ से कर लेना है, ठीक है। तो IPPV में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं, ये वो। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट गारंटीड पेंशन गोल, GPG, गारंटीड पेंशन गोल। दिस इज नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग डेफर्ड एंड इमीडिएट एन्युटी प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, ठीक है। दिस इज अ नॉन बैंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्योर लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो ये भी आपको IPPV के माध्यम से दिया जाता है। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इसके आपको बहुत सारे टारगेट भी आते होंगे, हमें भी आते हैं। तो ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको दी जाती है करने के लिए। ये करो भाई 350 की, ये 520 की, 530 की, ये वो जो भी है ना। तो एक्सीडेंट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टली एंड अनइंस्टेंटली टिपिकली रिजल्टिंग इन डैमेज और इंजरी। तो क्या होता है, एक्सीडेंट जब भी होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। इसमें अप्रत्याशित रूप से और अनजाने में आपको कई बार क्षति हो जाती है, चोट लग जाती है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स इट्स मेंबर्स अगेंस्ट एक्सीडेंट लीडिंग टू डिसेबिलिटी और डेथ। तो ये जो ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है इसी तरह की घटनाओं को कवर करती है। अगर इसमें कोई भी चोट लग जाती है, कोई नुकसान होता है या फिर आपको, ठीक है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये क्या करती है, इन सारी चीज़ों को कवर प्रदान करती है। आगे चलते हैं, भारत बिल पेमेंट सर्विस, BBPS, भारत बिल पेमेंट सर्विस। इन मोबाइल बैंकिंग एंड डाक पे UPI पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर recently IPPV launched upgraded version of BBPS in the IPPV mobile banking application and the Dak Pay UPI PSP application to offer many value added services in bill payments segment। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने IPPV मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और डाक पे UPI एप्लीकेशन में BBPS, ठीक है, BBPS क्या हो जाएगा आपके पास, भारत बिल पेमेंट सर्विस हो जाएगा BBPS, ठीक है। तो इसका इसमें क्या किया गया, एप्लीकेशन में BBPS का उन्नत संस्करण लॉन्च किया ताकि बिल भुगतान क्षेत्र में कई मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान की जाए। तो पहले जो बिल जो थे आपको खुद से जमा करने पड़ते थे, हर बार ऐड करने, हर बार जमा करने। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई। तो वो क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, मूल्यवर्धित कार्य क्षमताओं की आवर्ती बिल भुगतान के लिए स्थायी निर्देश सक्षम करना, कि जो भुगतान है वो ऑटोमेटिकली हो जाए, या लंबित बिल अनुसरण आपको मिल जाए, या बिलर प्रबंधन या बेहतर मेल अलर्ट आपको इसमें मिल जाए कि आपका बिल जमा होना है, आपका बिल आ गया, ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए। तो ये चीज़ें इसमें ऐड की गई। फिर उसके बाद है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट भी IPPV के माध्यम से हम आप कर सकते हैं। PLI RPLI प्रीमियम पेमेंट्स कैन बी मेड कन्वीनियंटली थ्रू IPPV चैनल। आप IPPV के माध्यम से RPLI या PLI प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ और आपको क्या फैसिलिटी मिली, along with premium payments IPPV has also introduced the facility to set up auto payment। इसमें आपको ऑटो पेमेंट की फैसिलिटी मिल गई कि आपने एक बार सेट कर दिया महीने की इस तारीख को मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से डेबिट हो जाए और मेरा PLI RPLI प्रीमियम जमा हो जाए। विद दिस एनी IPPV अकाउंट होल्डर कैन पे प्रीमियम सेटअप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, स्थायी निर्देश, कि मैंने एक बार जो निर्देश दे दिए कि भाई 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को मेरी PLI RPLI यहाँ पे ऑटो डेबिट हो जाए। तो होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की स्थायी निर्देश, वो हम रहते हैं, निर्देश रहते हैं कि एक बार दे दिया अगली बार भी वही निर्देश आपके लिए है। तो इस तरह की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन RPLI PLI के लिए आप दे सकते हैं ताकि आपको बार बार उन चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, तो IPPV के लिए वो हमने किया है कि प्रीमियम अकाउंट है, बेसिक अकाउंट है, ये अकाउंट है, वो अकाउंट है, वो आपने करने हैं। आगे से आते हैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। मेल सर्विसेज की बात करें तो स्पीड पोस्ट में सबसे पहले आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, अगस्त 1986 में इसकी शुरुआत हुई। क्यों इसकी शुरुआत हुई, फॉर प्रोवाइडिंग टाइम बाउंड एंड एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स वेइंग अप टू 35 किलोग्राम्स, 35 किलोग्राम वजन तक। क्या जो भी आपकी आर्टिकल हैं, चाहे वो पत्र हैं चाहे वो पार्सल हैं, क्या आप अभी लेटर है उसको भी आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, पार्सल है उसको भी आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं। तो उनकी समयबद्ध और त्वरित डिलीवरी प्रदान की जाए।
अब समयबद्ध क्या हो जाएगा कि अगर मैंने मेट्रो टू मेट्रो भेजना है तो भाई 1 से 3 दिन में उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, तो स्पीड पोस्ट करवाने का ये मकसद हो जाएगा। ऑल ओवर कंट्री भेजनी है तो भाई 4 से 6 दिन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ये मतलब होगा कि समयबद्ध उसकी डिलीवरी होती है। तो 1986 अगस्त में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? ताकि 35 किलोग्राम तक के जो भी आपके पार्सल होंगे या लेटर होंगे, क्योंकि अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो 35 किलोग्राम तक आप भेज पाएंगे, तो उसमें आपके जो भी पार्सल या पत्र होंगे उनकी समयबद्ध और तुरंत डिलीवरी आपको मिल जाए। स्पीड पोस्ट इज flagship product and of the Department of Post and the market leader in the domestic express industry। स्पीड पोस्ट डाक विभाग का प्रमुख उत्पाद और घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में बाजार का अग्रणी है, मतलब सबसे स्पीड से आपको यही आपकी डिलीवरी की सुविधा देता है। डिलीवरी नॉर्म्स इसके लिए तय किए गए हैं कि भाई यहाँ से यहाँ स्पीड पोस्ट आर्टिकल जाएगा, स्टेट टू स्टेट है, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल है, सेम स्टेट है, लोकल है या फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री है, कितना समय उसके लिए लगता है। ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स कैन बी ट्रैक्ड ऑनलाइन बाय यूजिंग 13 डिजिट्स स्पीड पोस्ट नंबर। फिर उसके बाद है स्पीड पोस्ट लेख जो है उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। आपने डिलीवरी कब हुई या फिर उसको आपने ट्रांसमिशन किया, फिर कहाँ पे पहुंचा, किधर है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो स्पीड पोस्ट का जो नंबर होता है वो 13 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। कौन सी आप वेबसाइट से कर सकते हैं? www.indiapost.gov.in के माध्यम से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट इन्फो ऐप का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रैक करने के लिए। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इसके साइलेंट फीचर क्या है? इसमें आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, बुक नो पे लेटर फैसिलिटी में, फ्री पिकअप फैसिलिटी फॉर बल्क कस्टमर, बल्क कस्टमर्स के लिए फ्री पिकअप फैसिलिटी मिल जाती है, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट मिल जाता है। फिर इस एडिशनल डिस्काउंट ऑन एडवांस पेमेंट, अग्रिम भुगतान पर और आपको डिस्काउंट मिलता है। नेशनल अकाउंट फैसिलिटी फॉर सेंट्रलाइज्ड बिलिंग फॉर बल्क कस्टमर, बल्क कस्टमर्स के लिए केंद्रीकृत बिलिंग हेतु राष्ट्रीय खाता सुविधा आपको मिल जाती है। कैश ऑन डिलीवरी मिल जाती है। इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल जाती है 1 लाख रुपए तक। आगे चलते हैं, रियल टाइम अपडेशन की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रियल टाइम डिलीवरी स्टेटस टू कस्टमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड लेटर, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स एंड कैश ऑन डिलीवरी पार्सल्स थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन नोन एज दी पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। ग्राहकों को रियल टाइम डिलीवरी स्टेटस प्रदान करने के लिए डाक विभाग के द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई गई जिसका नाम है PMA, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। और इसमें एक और भी स्कीम चली थी, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसमें क्या होता था, विभाग आपको कुछ खर्चा देता था, आप अपने मोबाइल में भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा सकते थे। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस। इन ऑर्डर टू हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट फॉर द क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इंप्लीमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस थ्रू इन हाउस डेवलप्ड न्यन्यथा सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछते हैं लेटर बॉक्सेस क्लियरेंस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? न्यन्यथा सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो पत्र बक्सों की इलेक्ट्रॉनिक निकासी, पत्र बक्सों की निकासी के लिए डिजिटल फुटप्रिंट रखने के लिए डाक विभाग के द्वारा इन हाउस विकसित न्यन्यथा सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ई क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस हैज ब्रॉट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक विजिबिलिटी इन द क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस एंड मैकेनिज्म टू मॉनिटर देयर टाइमली क्लियरेंस। पत्र बॉक्सों की ई निकासी से पत्र बॉक्सों की निकासी में इलेक्ट्रॉनिक दृश्यता और उनकी समय पर निकासी की जाए, इस चीज़ पर निगरानी रखी जा सकती है। आगे चलते हैं, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर। भाई वॉल्यूम 5 में कहते हैं ऑटोमेटिक है, कहीं पे ऑटोमेटेड है, तो आपने इसके लिए ऑटोमेटिक याद रखना है क्योंकि वो एक बेहतर आपके लिए विकल्प है, क्योंकि आप रेफरेंस दे सकते हैं वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस का, क्योंकि वो भी ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर की बात करें, डाक विभाग ने दिल्ली और कोलकाता में 2010-11 में इनको वहाँ पे स्थापित किया था। These centers are equipped with letter sorting machine and mixed mail sorter। अब वहाँ पे ये जो दिल्ली और कोलकाता में AMPC की स्थापना की गई, तो इनमें क्या किया गया, LSM और MMS लेटर सॉर्टिंग मशीन और मिक्स्ड मेल सॉर्टिंग मशीन्स को इक्विप किया गया। इनकी छंटाई की बात करें तो लेटर सॉर्टिंग मशीन 35,000 आर्टिकल्स पर आवर के हिसाब से छांट देती है, और दूसरा MMS की बात करें 18,000 आइटम्स पर आवर के हिसाब से छंटाई करती है। डिलीवरी ऑफ आधार कार्ड्स एंड
फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र की डिलीवरी। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आधार पीवीसी कार्ड्स बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ ऑल द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर बीइंग डिलीवर्ड टू द रेसिपेंट थ्रू स्पीड पोस्ट अक्रॉस द कंट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आधार कार्ड है या फिर इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इनकी डिलीवरी कैसे की जा रही है? स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑल ओवर कंट्री की जा रही है। ऑनलाइन वर्किंग ऑफ मेल प्रोसेसिंग हब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने मेल प्रोसेसिंग हब हैं? 245 स्पीड पोस्ट प्रोसेसिंग हब्स, 314 computerized registration center, 314 unregistered mail offices, 521 business processing center, BPC जिन्हें कहा जाता है, 23 BNPL center and 307 transit mail offices are performing their operations online in CSI solutions। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। Radio frequency identification is being increasingly used in many sectors to increase efficiency, performance and competitiveness in movement of items and for automatic recording of their stage-wise movement। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है? कई क्षेत्रों में वस्तुओं की आवाजाही में दक्षता, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और उनके चरणवार आगमन की स्वचालित रिकॉर्डिंग के लिए तेजी से किया जा रहा है। तो ये जो RFID है क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। किस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है? कई क्षेत्रों में आर्टिकल्स की आवाजाही में दक्षता, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उनके चरणवार आगमन की स्वचालित रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। It provides a contactless identification, tracking and tracing of mail and parcels in real time। यह वास्तविक समय में मेल और पार्सल की संपर्क रहित पहचान, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी याद रखने हैं। डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग इन अ फेज्ड मैनर RFID technology to monitor the time taken in transmission of mail and parcels on every leg from booking to delivery। विभाग चुनिंदा से लेकर बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक हर चरण पर मेल और पार्सल के प्रसारण में लगने वाले समय की निगरानी के लिए चरणबद्ध तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया में है। तो ये जो RFID है, विभाग इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है? हर चरण पर मेल और पार्सल के प्रसारण में लगने वाले समय की निगरानी के लिए इसका यूज़ करने की तैयारी की जा रही है। RFID gets have been installed at 37 major mail exchange hubs across the country। RFID इस समय में लगभग 37 प्रमुख मेल एक्सचेंज हब में शामिल किया हुआ है या वहां पे लगाया हुआ है। आगे चलते हैं सेल्फ लॉकिंग सील्स के बारे में। Department of Post has introduced self-locking seals to replace the sealing wax for closing mail bags, which can cause giddiness, knocks, pulmonary diseases etc. to the employees working in mail offices। अब देखिए जो सीलिंग वैक्स है जब उसको लगाया जाता है तो उसके धुएं से क्या होती हैं? बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो विभाग ने क्या किया? मेल बैग को बंद करने के लिए सीलिंग बैग्स की जगह पे सेल्फ लॉकिंग सील की शुरुआत की। तो सीलिंग वैक्स का यूज़ नहीं किया जाएगा तो धुआं नहीं होगा, तो फिर उनको बीमारियां कम होंगी। इसकी जगह पे क्या किया जा रहा है? सेल्फ लॉकिंग सील का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें मेल ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को चक्कर आना, मतली, फेफड़ों की बीमारी, इस तरह की जो बीमारियां सीलिंग वैक्स के धुएं से होती थी वो नहीं होंगी। Replacing sealing wax with biodegradable plastic seals, a green initiative of the department, is a part of special campaign 2.0 under Swachhta Abhiyan and coordinated by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India। सीलिंग वैक्स की जगह पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सील लगाना विभाग की एक हरित पहल है जो स्वच्छता अभियान के तहत विशेष
विशेष अभियान 2.0 का हिस्सा है और भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संबित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लॉकिंग सील्स किसका हिस्सा है? तो ये आपकी स्वच्छता अभियान में कैंपेन 2.0 का हिस्सा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो सीलिंग वैक्स का यूज पोस्ट ऑफिस में किया जाता है उसकी जगह पर सेल्फ सीलिंग सील्स को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लिक एंड बुक। क्लिक एंड बुक सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एनेबल्स बुकिंग ऑफ स्पीड पोस्ट document and parcels, registered articles and registered parcels online on India Post web page। अब देखिए, जो भी आपके स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है या रजिस्टर्ड पार्सल है, उनको बुकिंग करने के लिए, उनकी बुकिंग करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्लिक एंड बुक। तो डाक विभाग की क्लिक एंड बुक सेवा स्पीड पोस्ट, दस्तावेज चाहे पार्सल है, मतलब स्पीड पोस्ट में आप चाहे दस्तावेज भेजो चाहे पार्सल भेजो, फिर उसके बाद पंजीकृत लेख और पंजीकृत पार्सल, इनकी बुकिंग इंडिया पोस्ट वेब पेज पर ऑनलाइन करने में सक्षम बनाती है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, स्वयं ही स्पीड पोस्ट, पंजीकृत लेख और पंजीकृत पार्सल को बुक कर सकते हैं। कैसे बुक कर सकते हैं? इंडिया पोस्ट वेब पेज पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन टू परफॉर्म क्लिक एंड बुक इज अवेलेबल ऑन इंडिया पोस्ट वेब पेज। इंडिया पोस्ट वेब पेज पर आपको क्लिक एंड बुक करने का ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध करवाया जाता है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स ओनली एंड द यूजर्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स बिफोर बुकिंग ऑफ आर्टिकल्स। ये सुविधा केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए, यानी कि हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता। जिसने इस सर्विस के लिए खुद को पंजीकृत किया होगा वही इसका यूज कर सकता है, और उपयोगकर्ताओं को लेखों की बुकिंग से पहले खुद को इस चीज के लिए पंजीकृत करना होगा। इनके क्लिक एंड बुक सर्विस में क्या हो जाएगा, आप इंडिया पोस्ट वेब पेज पे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड पार्सल्स को बुक कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग के लिए पहले आपको स्वयं को इस सेवा के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। Click and book service has been launched in 1714 pin codes of 28 state capitals, 8 union territory capitals and 38 other major cities। Click and book सेवा 28 राज्यों की राजधानियों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और 38 अन्य प्रमुख शहरों के 1714 पिन कोड में शुरू की गई। यानी कि 1714 पिन कोड क्षेत्रों में और 38 अन्य प्रमुख शहरों के 1714 पिन कोड क्षेत्रों में, 28 राज्यों की राजधानियों में, इनके जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों में, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में भी इसको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट, JPP। Department of Post and Indian Railway have collaborated to introduce a groundbreaking logistics solution called Rail Post Gati Shakti Express Cargo Service। बहुत इंपॉर्टेंट है। JPP की फुल फॉर्म हो जाएगी जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट। डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा नामक एक अभूतपूर्व लॉजिस्टिक समाधान पेश करने के लिए सहयोग किया है। This innovative service is strategically designed to cater to both business to citizen and business to business markets with a specific focus on the emerging e-commerce and MSME sectors, offering competitive pricing aligned with prevailing market trends for weight categories running from 35 kg to 100 kilograms। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें बिजनेस टू सिटीजन, इनके मान लीजिए जैसे मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई सामान बेचता हूँ, तो मैं अपना सामान भेज सकता हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन क्या मिलेगी, 35 किलोग्राम से लेके 100 किलोग्राम तक के वजन को भेज सकता हूँ। या फिर बिजनेस टू बिजनेस, मान लीजिए मैं किसी चीज़ का बिजनेस करता हूँ, मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ, मैंने किसी दुकानदार को भेजना है, तो दुकानदार भी क्या है, एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस टू बिजनेस भी आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। तो ये अभिनव सेवा रणनीति रूप से व्यवसाय से नागरिक और व्यवसाय से व्यवसाय दोनों बाजारों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें तेजी से ई कॉमर्स और MSME क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जो 35 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक के वजन श्रेणियों के लिए मौजूदा बाजार के रुझान के अनुरूप प्रतिस्पर्धा मूल्य प्रदान करता है। The proof of concept
POC का अर्थ हो जाएगा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट फॉर द रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस वाज इनिशिएटेड ऑन 31st March 2022 with the introduction of a parcel ban on the ताप्ती गंगा एक्सप्रेस रूट फ्रॉम सूरत टू वाराणसी। रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा के लिए अवधारणा का प्रमाण 31 मार्च 2022 को सूरत से वाराणसी तक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस मार्ग पर पार्सल बैन की शुरुआत के साथ शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं तरंग पोस्ट। तरंग पोस्ट के बारे में, डिपार्टमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव ऑफ तरंग पोस्ट सर्विस बाय विच मेल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू रोपैक्स फेरी इन गल्फ ऑफ खंबात। विभाग ने तरंग पोस्ट सेवा की पहल की है जिसके तहत खंबात की खाड़ी में रोपैक्स फेरी के जरिए डाक भेजी जाती है। तरंग पोस्ट सर्विस वाज इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन श्री देवू सिंह चौहान ऑन 20th January 2023। तरंग पोस्ट सेवा का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को जो एक्स राज्य संचार राज्य मंत्री थे देवू सिंह चौहान उनके द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं मेल मोटर सर्विस। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो मेल मोटर सर्विस की बात करें, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1944 विद द पर्पस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ मेल। मेल मोटर सर्विस की शुरुआत वर्ष 1944 में डाक विभाग की डाक परिवहन की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। आगे चलते हैं पार्सल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा RTN की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहीं से वो फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं जो आपकी एनुअल रिपोर्ट आती है। तो RTN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड अ डेडिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू एंश्योर टाइमली एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ पार्सल्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो विभाग ने देश के हर हिस्से में पार्सल का समय पर और सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस को विकसित किया है जिसे कहा जाता है रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। Several technological enhancement have also been made to meet specific requirements of e-commerce customers। उसके बाद क्या किया गया, जो e-commerce कस्टमर हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल सुधार किए गए। कौन कौन से सुधार किए गए? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाया गया। API फुल फॉर्म्स आ सकती हैं। API की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया, ठीक है, ये पोर्टल बनाए गए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM बनाया गया। इस तरह के पोर्टल बनाए गए। और साथ में पेमेंट ऑफ पोस्टेज थ्रू UPI एट पोस्ट ऑफिस काउंटर्स। अगर पोस्ट ऑफिस काउंटर के ऊपर आपको भुगतान करना है तो उसके लिए UPI पेमेंट को सक्षम बनाया गया। तो ये कुछ सुधार थे जो किए गए ई-कॉमर्स ग्राहकों की सुविधा के लिए। आगे चलते हैं पार्सल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पार्सल सुधार, पार्सल की सेवाओं में क्या क्या सुधार हुए, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पार्सल हब के बारे में। अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 190 पार्सल हब्स कंप्राइजिंग 77 लेवल 1 एंड 113 लेवल 2 हब्स हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड फॉर एक्सपीडाइट एंड सेफ प्रोसेसिंग ऑफ पार्सल्स। पार्सल के त्वरित और सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए 77 लेवल 1 और 113 लेवल 2 हब सहित 190 पार्सल हब का एक नेटवर्क चालू किया गया है। नोडल डिलीवरी सेंटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। NDC क्या चीज होती है? नोडल डिलीवरी सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेडिशियस डिलीवरी ऑफ पार्सल बाय यूजिंग 2 और 4 व्हीलर्स व्हीकल्स। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का उपयोग करके पार्सल की विशेष और तेजी से डिलीवरी के लिए NDC स्थापित किए गए हैं। नोडल डिलीवरी सेंटर्स में ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे वहां पूछा गया है कि नोडल डिलीवरी सेंटर में डिलीवरी के लिए किन चीजों का यूज किया जाता है। तो इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स का यूज किया जाता है। किस चीज के वितरण के लिए? पार्सल के वितरण के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ के इनको याद करना। 2 to 9 nodal delivery centers covering 1600 plus pin codes areas have been operationalized across the country। देश भर में 1600 से अधिक पिन कोड क्षेत्रों को कवर करने वाले 229 नोडल डिलीवरी सेंटर चालू किए गए हैं। These are located in 145 cities across the country to improve performance of doorstep delivery of parcels। तो ये जो नोडल डिलीवरी सेंटर है वास्तव में इनको पार्सल की डिलीवरी के लिए, क्या जो पार्सल की डिलीवरी है उसको बेहतर बनाया जाए
जाए उस चीज़ के लिए इनकी शुरुआत की गई और देश के लगभग 145 शहरों में स्थित है। नोडल डिलीवरी सेंटर्स की बात करें, टीयर 1 72, टीयर 2 101 और टीयर 3 में 57 आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं। डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अ postal road transport network to connect more than 300 cities across India। विभाग भारत भर में 300 से अधिक शहरों को जोड़ने के लिए डाक सड़क परिवहन नेटवर्क लागू कर रहा है। 76 नेशनल रूट्स ऑफ पोस्टल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन्वॉल्विंग डेली रन ऑफ ओवर 57,000 किलोमीटर पर डे आर ऑपरेशनल एज ऑन 31 दिसंबर 2023। 31/12/2023 तक आरटीएन के 76 राष्ट्रीय मार्ग जिनमें प्रतिदिन 57,000 किलोमीटर से अधिक की दैनिक यात्रा शामिल है वो चालू किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसशिपमेंट सेंटर। ट्रांसशिपमेंट सेंटर कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 ट्रांसशिपमेंट सेंटर हैं। कहाँ पे, तो ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स एट गुवाहाटी, सबसे पहले गुवाहाटी असम में है, सागर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु में, फिर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, बेंगलुरु कर्नाटका में, उसके बाद नवदिगंता वेस्ट बंगाल यहाँ पे, ठीक है। इन सारे 6 जगहों पे आपके ट्रांसशिपमेंट सेंटर हैं। हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड अलोंग विद हाईवे, ठीक है, along with highways or outside the city limits for faster movement of vehicle and smooth exchange of parcel bag। तो ये भी किसके लिए है ट्रांसशिपमेंट सेंटर, पार्सल्स के संबंध में है, पार्सल के लिए ही इनको चालू किया गया है। तो वाहनों की तीव्र गति से आवाजाही और पार्सल बैगों के सुचारू आदान प्रदान के लिए राजमार्गों के किनारे और शहर के सीमा के बाहर गुवाहाटी असम, सागर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु कर्नाटका और नवदिगंता पश्चिम बंगाल में 6 ट्रांसशिपमेंट सेंटर चालू किए गए हैं। 2 more facilities are ready for operationalization at गोलकुंडा हैदराबाद एंड बूटीबोरा, ठीक है, बूटीबोरी महाराष्ट्र। तो इन और 2 जगहों पे ट्रांसशिपमेंट सेंटर चालू होने के लिए तैयार है। तो इन 6 जगहों पे तो ऑलरेडी है, बाकी और भी जगहों पे ये चालू होने के लिए तैयार है। किसके लिए है, पार्सल्स की डिलीवरी के संबंध में है। फिर उसके बाद है पार्सल पैकेजिंग यूनिट्स, पार्सल पैकेजिंग इकाइयाँ। डिपार्टमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड 1115 पार्सल पैकेजिंग यूनिट्स इन सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज और डाक निर्यात केंद्रास और इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर्स टू फैसिलिटेट दी रिटेल कस्टमर्स इन पैकिंग देयर पार्सल्स फॉर सेफ एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन। विभाग ने खुदरा ग्राहकों को सुरक्षित और संचरण के लिए पार्सल पैक करने में सुविधा प्रदान करने के लिए चयनित डाकघरों, डाक निर्यात केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों में 1115 पार्सल पैकेजिंग इकाइयां स्थापित की। किसके लिए, जो खुदरा ग्राहक हैं। खुदरा ग्राहक क्या हो जाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के रेगुलर कस्टमर होते हैं, बड़ी संख्या में पार्सल वगैरह को भेजते हैं, तो उनके लिए इसको शुरू किया गया ताकि उनके पार्सल्स को पैक करने में उनकी सुविधा की जाए, उनको हेल्प की जाए। फिर नेक्स्ट चलते हैं पोस्टल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो पार्सल के संबंध में डाक सड़क परिवहन नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अ पोस्टल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू कनेक्ट मोर देन 300 cities across India। This dedicated all India postal road transport network has been designed to provide daily connectivity to all states and faster customers have been made available। तो इस समर्पित अखिल भारतीय डाक आरटीएन को सभी राज्यों को दैनिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया और तेज ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है। आगे चलते हैं पार्सल इंश्योरेंस रेट्स। तो इसके बारे में तो हमने वैसे भी क्या है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कि आपके जो इंश्योरेंस रेट्स थे उनको घटाया गया। किसके लिए घटाया गया, तो यहाँ पे बताया गया कीपिंग इन व्यू द कंसर्न ऑफ ई कॉमर्स कस्टमर्स अबाउट सेफ एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ हाई वैल्यू पार्सल्स अक्रॉस द कंट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिड्यूस्ड द इंश्योरेंस चार्जेस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स टू अवेल इंश्योरेंस सर्विसेज। तो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर हैं विभाग के, पार्सल जब भी वो भेजते हैं तो ऐसे पार्सल जिनमें कीमती सामान होता है, तो पहले इंश्योरेंस चार्जेस ज़्यादा लगते थे, अब इंश्योरेंस चार्जेस को कम कर दिया गया है। कैसे कम किया है, इंश्योरेंस चार्जेस हैव बीन रैशनलाइज्ड फ्रॉम 6% to 2% इन लाइन विद द कुरियर एक्सप्रेस एंड पार्सल मार्केट। तो यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस चार्जेस थे उनमें कमी की गई। कुरियर एक्सप्रेस और पार्सल बाजार के अनुरूप बीमा शुल्क को 6% से घटाकर 2% तक
कर दिया गया है, ताकि जो भी ई कॉमर्स ग्राहक हैं वो बिना किसी चिंता के अपने पार्सल की इंश्योरेंस करा सके, कम दामों में अपने पार्सल को बिना किसी चिंता के निश्चिंत होकर भेज सकें। फिर उसी तरह से कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस की बात करें तो इनमें भी चेंजेस हुई। कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस हैव आल्सो बीन reviewed and reduced with effect from 21st of June 2022 for contractual customers। तो ये भी जो COD चार्जेस हैं इनको भी contractual customers के लिए घटाया गया to 1.6% of COD value in line with courier express and parcel market। तो पहले जो हमारे पास 5,000 के करीब वो चार्जेस लिए जाते थे, अब वो चार्जेस ज़्यादा थे, अब चार्जेस जो वो 6,500 के अनुसार लिए जाते हैं, तो 1.6% ऑफ COD वैल्यू कुछ इस तरह से लिए जाते हैं। तो वो भी हम नहीं किए, लेकिन ये घटाए गए। आगे चलते हैं, मेल मॉनिटरिंग यूनिट की बात करते हैं, MMU। In order to have focused attention on booking, processing, transmission and delivery of mail and parcels, a dedicated unit called Mail Monitoring Unit has been set up at Directorate, Circle, Regional and Divisional level with effect from 17th July 2023। मेल और पार्सल की बुकिंग, प्रसंस्करण, ट्रांसमिशन और डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 17 जुलाई 2023 से निर्देशालय, सर्किल, क्षेत्र या मंडल स्तर पर मेल मॉनिटरिंग यूनिट नामक एक समर्पित इकाई की स्थापना की गई है। किस चीज़ के लिए? डाक और पार्सल की बुकिंग, प्रसंस्करण, ट्रांसमिशन और डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए MMU की स्थापना की गई है। तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ MMU इज टू मॉनिटर पिकअप, बुकिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ मेल एंड पार्सल्स एज पर द डिफाइंड पैरामीटर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड टू टेक इमीडिएट नेसेसरी रेमिडियल एक्शन इन केस ऑफ एनी डेविएशन। तो MMU का उद्देश्य क्या है? दिन प्रतिदिन के आधार पर परिभाषित मानदंडों के अनुसार मेल और पार्सल के पिकअप, बुकिंग, प्रसंस्करण, ट्रांसमिशन और डिलीवरी की निगरानी करना। अब देखो, क्योंकि हम पढ़ते हैं भाई स्पीड पोस्ट के लिए इतने दिन के भीतर उसका डिलीवरी होना चाहिए, फिर एक्सप्रेस पार्सल हैं या पार्सल हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो चीज़ बताई गई है, जो मानदंड बताए गए हैं उसके अनुसार ही जल्दी से उनकी डिलीवरी हो, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए पार्सल के या डाक के पिकअप, बुकिंग, प्रसंस्करण या ट्रांसमिशन या डिलीवरी की निगरानी करना जरूरी है। या अगर कोई भी वहां पे क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, यानी कि वहां पे कोई भी ऐसा डेविएशन आती है, कोई भी रुकावट आती है, तो उसके ऊपर उपचारात्मक कार्यवाही की जाए। तो इसके लिए आपके पास क्या है? MMU मेल मॉनिटरिंग यूनिट है। इंटरनेशनल मेल सर्विसेज की बात करते हैं, MTS पोस्टमैन के लिए इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस आती है जिसे इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट कहा जाता है। तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भी इसे कहा जाता है। EMS इज द प्रीमियम सर्विस अमंग द इंटरनेशनल ऑफरिंग्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो इसमें आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 35 किलोग्राम तक के वजन के पार्सल भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, और लगभग वर्तमान में 106 देशों के साथ आपको ये उपलब्ध है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू कैटर द नीड्स ऑफ ई कॉमर्स सेक्टर एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड एक्सपोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट विशेष रूप से क्रॉस बॉर्डर लेन देन और निर्यात के लिए ई कॉमर्स क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसमें मैक्सिमम आप 2 किलोग्राम तक का सामान भेज सकते हैं, पैकेट भेज सकते हैं। करंटली ITPS सर्विस किन के साथ उपलब्ध है? दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर 41 कंट्रीज इंक्लूडिंग मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस सच एज USA, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, UAE। तो वर्तमान में ये 41 देशों के लिए उपलब्ध है, जिसमें मुख्य निर्यातक गंतव्य USA, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और UAE भी शामिल हैं। लेटर पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें इतना ध्यान रखना, जो फॉरेन लेटर होते हैं मैक्सिमम 2 किलोग्राम तक, फॉरेन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इनलैंड की समय 7 किलोग्राम तक, और M बैग जो होते हैं उनको 30 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं। एरोग्राम की बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 ग्राम इसका मैक्सिमम वजन होता है। पोस्ट कार्ड, ये भी फॉरेन पोस्ट का है। प्रिंटेड पेपर, ये भी फॉरेन पोस्ट का है। प्रिंटेड पेपर किसके समरूप होते हैं? बुक पैकेट के समरूप होते हैं। M बैग भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटरेचर फॉर ब्लाइंड इनलैंड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉरेन पोस्ट का है, आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे स्मॉल पैकेट आएगा। स्मॉल पैकेट के लिए आपने याद रखना, दिस सर्विस इज इंटेंडेड टू एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय लेटर पोस्ट। अब आप
आप छोटी मात्रा में कोई सामान भेजना चाहते हैं तो स्मॉल पैकेट आपकी उस सामान को भेजने में मदद करता है लेटर पोस्ट के माध्यम से, ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। इंटरनेशनल पार्सल सर्विस की बात करें तो ये भी इसमें कुछ इतना हमारे लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ एमटीएस पोस्टमैन के लिए नहीं है, पीए की जो आगे तैयारी करें उनके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीसेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। विभाग के द्वारा नई क्या क्या पहल की गई है। डीएनके की आपने फुल फॉर्म बहुत जगह देखी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में इस साल पूछी भी गई है। डाकघर निर्यात केंद्र क्या चीज़ होती है, क्यों इनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट कमर्शियल एक्सपोर्ट थ्रू पोस्टल चैनल। डाकघर निर्यात केंद्र डाक चैनल के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। डाकघर निर्यात केंद्र किस चीज़ के लिए स्थापित किए जा रहे हैं? डाक चैनल के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इट फैसिलिटेट्स ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट विद इट्स मैंडेटरी फॉर कमर्शियल एक्सपोर्ट and sell booking of commercial items with generation of labels having dynamic barcode and invoice through the DNK portal। तो वाणिज्यिक निर्यात के लिए, ठीक है, जो भी वाणिज्यिक निर्यात करते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है? डाक निर्यात बिल की आवश्यकता होती है, तो इसकी फाइलिंग खुद से कर सकते हैं, फिर वो खुद से वाणिज्यिक वस्तुओं की बुकिंग कर सकते हैं और DNK पोर्टल के माध्यम से बार कोड भी बना सकते हैं। बार कोड भी बन जाएगा और चालान के साथ लेबल बनाने की सुविधा भी आपको इसके माध्यम से डाकघर निर्यात केंद्रों के माध्यम से मिल जाएगी। The staff of डाकघर निर्यात केंद्रास handholds the exporters and guides in documentation, packaging, prohibitions and restrictions and other requirement of export। तो डाकघर निर्यात केंद्र क्या करते हैं? कर्मचारी निर्यातकों की मदद करते हैं और उन्हें दस्तावेजीकरण, पैकेजिंग, निषेध और प्रतिबंधों और निर्यात के लिए अन्य आवश्यकताओं के बारे में मार्गदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। मैगजीन पोस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आया मैगजीन पोस्ट के बारे में, तो ये क्या चीज़ होती है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड मैगजीन पोस्ट ऑन 1 अप्रैल 2022 टू प्रोवाइड ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ मैगजीन्स। डाक विभाग ने पत्रिकाओं की डिलीवरी के लिए ट्रैक एवं ट्रेस सुविधा प्रदान करने के लिए 1/4/2022 को पत्रिका पोस्ट की शुरुआत की। तो मैगजीन पोस्ट क्या हो जाएगा? डाक विभाग ने जो भी पत्रिकाएं हैं उनकी डिलीवरी के लिए ट्रैक और ट्रेस सुविधा प्रदान की, जिसके लिए 1/4/2022 को मैगजीन पोस्ट की शुरुआत हुई। मैगजीन पोस्ट हैज़ एड्रेस्ड ऑल दी कंसर्न रिलेटिंग टू ट्रैक एंड ट्रेस ऑफ पब्लिशर्स। तो पत्रिका पोस्ट ने प्रकाशकों की ट्रैक एंड ट्रेस सुविधा से ट्रेस संबंधी जितनी भी चिंताएं उनको दूर किया कि वो अपनी मैगजीन्स को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इसके फीचर क्या क्या हैं? स्कैनिंग एट एवरी स्टेज फॉर बुकिंग टिल डिलीवरी। तो बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक हर चरण में इसकी स्कैनिंग होती है। SMS अलर्ट दोनों को मिलता है, सेंडर और एड्रेसी दोनों को ट्रैक और ट्रेस फैसिलिटी मिल जाती है और इसकी डिलीवरी भी पोस्टमैन ऐप के माध्यम से की जाती है। आगे चलते हैं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, नागरिक केंद्रीय सेवाएं, ऐसी सेवाएं जो लोगों से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो इनके बारे में तो ऑलरेडी हम करते हैं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या चीज़ होती है। तो किसका ये आपसी समझौता है? पोस्टल डिपार्टमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आपसी समझौता है। किस चीज़ के बारे में? ताकि लोगों को जो पासपोर्ट सेवाएं हैं उनके नज़दीकी डाकघरों में उपलब्ध करवाई जाएं, क्योंकि उनको पहले पासपोर्ट बनाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। उस चीज़ के लिए क्या किया? डाक विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आपसी समझौता किया, तो ये जो पासपोर्ट सेवा है उनको उनके नज़दीकी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई। It has been mutually decided by DOP and MEA to open 491 post office passport seva kendra in each Lok Sabha constituency. As on March 31st, 2024, 40 post office passport seva kendra has been opened. तो DOP और विदेश मंत्रालय ने आपसी सहमति से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 491 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा खोलने का निर्णय लिया और 31 मार्च 2024 तक 440 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। किसका आपसी समझौता है? कितने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं, याद रखने वाली बात है।
पोस्ट ऑफिस आधार अपडेशन एंड एनरोलमेंट सेंटर्स की बात करें, सिर्फ कुछ चीज़ों को हमने लिया क्योंकि हम चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कि कितने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं या कितने पोस्ट ऑफिस आधार अपडेशन या एनरोलमेंट सेंटर हैं, तो वो हम नहीं करते हैं क्योंकि वो चीज़ें चेंज होती हैं। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? एनुअल रिपोर्ट से। तो बोले 13,352 आधार सेंटर्स वर सेट अप pan India in post offices with an aim to provide citizen centric services to the citizens in the vicinity of their localities। देश भर में डाकघरों में 13,352 आधार केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को उनके इलाके के आसपास के क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। आगे चलते हैं PRS इंडिया पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स भी आपने याद रखनी है। एन MOU वाज साइंड बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑन 31 जुलाई 2007 to extend the facility of railway ticket reservation through the network of post offices across the country. Currently 317 IPPRS centers are available across the country। देश भर में डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से रेलवे आरक्षण टिकटों की सुविधा का विस्तार करने के लिए विभाग ने और रेल मंत्रालय के बीच में 31/7/2007 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में टोटल IPPRS की संख्या कितनी है? 317 है। फिर चलते हैं आगे, पोस्ट ऑफिस कॉमन सेंटर सर्विस POCSC कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये जो इसका पायलट रोल आउट हुआ वो कब हुआ? मई 2020 में विद 22 पोस्ट ऑफिस फ्रॉम 11 सर्कल। तो 11 सर्कल में 22 पोस्ट ऑफिस में इसका रोल आउट किया गया। कब किया गया? मई 2020 में। अब रिटेल पोस्ट की बात करते हैं। तो रिटेल पोस्ट के बारे में भी हमें पता है कि रिटेल पोस्ट क्या होती है, कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, तीसरे पक्ष के उत्पादों और सेवाओं को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसको कहते हैं रिटेल पोस्ट। की थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पोस्ट ऑफिस बेचता है। तो इसमें क्या किया गया? पोस्ट ऑफिसेज आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड एज वन स्टॉप शॉप। अब रिटेल पोस्ट को क्या कहा जाता है? वन स्टॉप शॉप कहा जाता है। शॉप क्या होती है? दुकान। कि दुकान पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस को भी वन स्टॉप शॉप के रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि लोगों को उनकी आवश्यक जो भी चीज़ें या सेवाएं हैं उनके पोस्ट ऑफिस में, उनके नज़दीकी डाकघरों में ही उनको उपलब्ध करवा दी जाएं। तो इसके लिए हमारे पास पहले से क्या क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, फीस है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी रिटेल पोस्ट में होती आई हैं। उसके अलावा जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स बेचना था, राखी एनवलप बेचना था, गंगा जल सर्विस बेचना था, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास होती आई हैं। तो यहाँ पे बताया गया सिंस जुलाई 2016 डिपार्टमेंट हैज पुट इन प्लेस अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगा जल इन 250 ml साइज बोटल्स थ्रू पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। जुलाई 2016 से विभाग ने देश भर के डाकघरों के माध्यम से 250 मिलीलीटर आकार की बोतलों में गंगा जल की आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था की है। उसके बाद सेल ऑफ गंगा जल इज डन थ्रू। अब कितने डाकघरों के माध्यम से गंगा जल की बिक्री की जा रही है? थ्रू 4,116 post offices across the country and also available on online portal e-postoffice.gov.in। तो 4,116 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर भी आपको ये मिल जाएंगे। कौन से पोर्टल पर? e-postoffice.gov.in पर मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंटली 124 temples are registered under Prasadam Holy Blessing Service of Department of Post। Devotee can book Prasadam by visiting the website of India Post। फिर दूसरी बात की जो आपके ठीक है, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका मन है, बहुत मन है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन आप नहीं जा पाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ने एक पहल किया कि आपको उस मंदिर का प्रसाद आपके घर पर पहुँचा दिया जाए। तो इसके लिए इसके तहत वर्तमान में डाक विभाग की प्रसादम पवित्र आशीर्वाद सेवा के तहत 124 मंदिर पंजीकृत है। यानी कि 124 पंजीकृत मंदिर हैं जो देश में, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे हैं, और आप उनका प्रसाद लेना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप वो प्रसाद मंगवा सकते हैं। तो सीधा मंदिर से वो आपके घर पे आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। फिर आगे चलते हैं जीवन प्रमाण सेंटर। इसके बारे में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीवन प्रमाण सेंटर कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन प्रमाण इज अ बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस फॉर
फॉर पेंशनर्स फॉर सबमिटिंग देयर लाइफ सर्टिफिकेट्स डिजिटली। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है जिसके माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में जमा कर सकते हैं। तो जो भी पेंशन भोगी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको क्या देना होता है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये एक ऑप्शन है उनके लिए डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तो अपना वो डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इस सर्विस को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 30 जून 2015 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया। डिपार्टमेंट हैज़ सेट अप जीवन प्रमाण सेंटर्स इन 810 हेड पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जीवन प्रमाण सेंटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया या स्थापित किया गया, 810 हेड पोस्ट ऑफिसेज में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं फ्लैट लीग एग्जीबिशन। तो अमृत पैक्स 2023, ठीक है, ये फ्लैट लीग एग्जीबिशन हुई है 2023 में। 15 वर्ष के बाद इसको आयोजित किया गया, 15 वर्ष के अंतराल के बाद अमृत पैक्स 2023 को आयोजित किया गया। अमृत पैक्स 2023 was organized in Delhi with an aim to present a platform for the younger generation about philately and its delightful charms। अमृत पैक्स 2023 का आयोजन दिल्ली में युवा पीढ़ी को डाक टिकट संग्रह और उसके आकर्षण के बारे में एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। फिर 2.5 अक्षर लेटर राइटिंग कंपटीशन है, कब इसकी शुरुआत हुई, 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये आपने कर लेना, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। स्पेशल कवर्स की बात करें, इन 2023 अ स्पेशल ड्राइव वाज कंडक्टेड इन द डिपार्टमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो विभाग ने क्या किया, 2023 में भारत के जनजातीय उत्पादों और जनजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। ठीक है, कुछ ऐसी जनजातियाँ होती हैं जो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करती हैं, बनाती हैं और लोगों को बताई जाए, क्योंकि वो ट्राइबल हैं, वो क्या है, वो लोगों से ज़्यादा उनका मेल जोल नहीं है, वो सोशल मीडियाज़ पे नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, स्पेशल कवर्स के माध्यम से लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताया जो भी आपकी जनजातीय उत्पाद है और जनजातियां, उनके बारे में लोगों को बताया। तो इसके लिए क्या किया, विभाग ने भारत के जनजातीय उत्पादों और जनजातियों पर 61 विशेष कवर जारी किए 2023 में, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जारी किए गए कुछ विशेष कवरों में नागा, बैक, वास्केट है, देवरी ट्राइब और मीवू गुलाक आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी आज तक यहीं, ठीक है, यहीं पे हम इसको समाप्त करेंगे। अब ये जो नीचे दिया गया है इसको आपने एक बारी पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ना क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। तो ये 2024 में रिसेंट जो भी आपके डाक टिकट जारी किए गए हैं, ठीक है, डाक टिकट जो भी जारी किए हैं, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स क्या होती हैं, जो किसी की यादगार में किसी ने कोई विशेष काम किया है या कोई विशेष मंदिर है या कोई विशेष स्थान है, विशेष खिलाड़ी है, विशेष खेल है, उन चीज़ों के बारे में, इनके जो चीज़ें याद रखने योग्य हैं उन चीज़ों के बारे में कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को जारी किया जाता है। तो ये सारी लिस्ट है 2023-24 में, क्या मार्च 2024 तक कौन कौन सी कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को जारी किया गया। तो ये सारी आपने देखिए, यहाँ पे एक राम मंदिर वाली होगी, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि टेम्पल के ऊपर। तो ये पूछा गया कि भाई इसमें कितनी डेट को इसे जारी किया गया, तो वो पूछा गया है। तो ये थे हमारे पास वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे मेल मोटर सर्विस है, रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत कब हुई, जर्नल पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कब हुई, नए इनिशिएटिव जो भी डाक विभाग की नई पहलें थी वो क्या क्या पहलें थी कि डाक विभाग ने डाक निर्यात केंद्रों की शुरुआत की, फिर MMU की शुरुआत की, फिर उसके बाद जैसे हमारे पास नई पोस्टेज स्टैम्प्स आई हैं, कौन कौन सी स्टैम्प्स आई हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सल के बारे में डाक विभाग ने कौन कौन से नए इनिशिएटिव दिए हैं, वो सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने क्या कि हमारे पास जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आता था कि आपके जो सेविंग अकाउंट है वो वहाँ पे बताया 10 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो उसमें क्या क्या नई एडिशन हुई वो चीज़ के बारे में बताया, क्या क्या उसमें चेंजेस आए कि जैसे पहले जो लिमिट्स थी वो कम थी, फिर उसके बाद जो ई कॉमर्स कस्टमर हैं पोस्ट ऑफिस के या कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स हैं उनकी इंश्योरेंस सर्विस के जो चार्जेस हैं उनको कम किया गया। तो वो सारी चीज़ें, COD के चार्जेस को कम किया गया, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने की हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पोस्ट ऑफिस का कोई नया इनिशिएटिव होता है, पोस्ट ऑफिस की नई पहल होती है, शुरुआत होती है, तो यहीं से आपको पता चलेगी आपने फुल फॉर्म्स जितनी भी की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अगर आप PA के उठा के देखेंगे वहाँ DKN की फुल फॉर्म पूछी गई है, डाकघर DNK की फुल फॉर्म पूछी गई है, डाकघर निर्यात केंद्र की फुल फॉर्म पूछी गई है, फिर होते क्या है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो हमें आने चाहिए। तो आपने यहाँ
से वो अच्छे से कर लेने हैं। बाकी आपने क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, पीए पोस्टमैन या एमटीएस के लिए, तो इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको अगर बुक्स भी चाहिए तब भी आप हमें इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और बुक्स भी ले सकते हैं या क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी साझा करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।